चलो तो देखते हैं अपन क्या बात कर रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जो बायोटेक्नोलॉजी लिखा है ना उसको मार्क करके लिखेंगे, ये आरडीएनए टेक्निक या फिर जीन ट्रांसफर टेक्निक पे बेस्ड होता है। और इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, हर एक फील्ड में इसका एप्लीकेशन होता है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, हैव वास्ट एप्लीकेशन इन सेवरल फील्ड। जैसे कि सबसे पहला फील्ड है हमारा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के फील्ड में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है। सबसे पहला फील्ड हमारा क्या हो गया, दैट इज अ एग्रीकल्चर। इसमें हमारा सबसे बड़ा एप्लीकेशन होता है। हम लोग बात करें एग्रीकल्चर में, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं किस में, दैट इज अ फूड साइंस में। किसकी बात कर सकते हैं हम लोग, दैट इज फूड साइंस की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं हम लोग भैया, फूड साइंस की बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? चलो उसके बाद इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन भैया मेडिकल। अरे यार देखो, हम लोग इंसुलिन बनाए थे या नहीं बनाए थे इससे? अरे बार बार एग्जांपल मैंने इंसुलिन का दिया था ना भाई, तो इसका मतलब हम इंसुलिन बनाए होंगे बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके। तो भैया हम लोग बोले कि मेडिकल साइंस में इसका यूज किया जाता है। अरे इसका यूज किस में किया जाता है भैया, मेडिकल साइंस में। तो इसका एप्लीकेशन किसके अंदर आ जाएगा हमारे पास, मेडिकल साइंस के अंदर इसका एप्लीकेशन आएगा। क्लियर है भाई? तो ये हो गया हमारा मेडिकल साइंस में इसका एप्लीकेशन आ गया। अच्छा, मेडिकल साइंस में जो मेडिसिन बनता है, क्या उसी को हम लोग बायो फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं क्या? अरे फार्मास्यूटिकल मतलब दवा बनाने वाली कंपनी, बायो फार्मास्यूटिकल मतलब हमारे लिए जो दवा बनाती है उसकी कंपनी, बराबर है क्या? तो हम लोग इसी को क्या बोल सकते हैं, बायो फार्मास्यूटिकल्स, बराबर। तो बायो फार्मास्यूटिकल्स की हम लोग बात करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर की बात करते हैं तो हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, अगला क्या है हमारे पास, इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, बराबर है क्या? तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज इन्वायरमेंटल साइंस। हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस की बात, अच्छा इन्वायरमेंट को ही हम इन्वायरमेंटल साइंस को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या, बायो रेमेडिएशन। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन। अरे क्लियर है भाई? तो ये हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, समझना। देखो रेमेडिएशन का मतलब होता है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, और बायो रेमेडिएशन का मतलब हो गया पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। वापस सुनना भैया, वापस से क्या बोल रहा हूँ, बायो रेमेडिएशन का मतलब, रेमेडिएशन का क्या मतलब है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। अरे रेमेडिएशन का क्या मतलब है भैया, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने। और बायो रेमेडिएशन का क्या मतलब है, दैट इज द पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है भैया, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके लिए, बायो रेमेडिएशन का क्या मतलब होता है, पॉल्यूशन कंट्रोल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉल्यूशन कंट्रोल बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल होगा उसको हम लोग बोलेंगे बायो रेमेडिएशन। अरे याद रहेगा क्या? अरे एग्रीकल्चर को हम लोग फूड साइंस बोल रहे हैं, मेडिकल साइंस को हम लोग बायो फार्मास्यूटिकल्स बोल रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करें इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंट में हम लोग क्यों यूज करेंगे अपने साइंस को, समझना, बायोटेक्नोलॉजी को क्यों यूज करेंगे, जैसे समझना जरा। जैसे कि मान लो क्या हुआ कि पानी के अंदर बहुत बड़ा शिप ट्रांसफर हो रहा होता है, अरे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। अब जैसे मान लो दुबई से क्या लेके आता है, तेल लेके आता है ना भाई भारत में। अब मान लो कभी ऐसा हुआ कि तेल का कंटेनर फट गया, तो फटने के बाद वो तेल कहाँ गिरेगा, समुद्र में गिरेगा भैया। अरे समुद्र में गिरेगा तो समुद्र पॉल्यूट हुआ या नहीं हुआ? तो हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो समुद्र के अंदर जो भी तेल है उसको डाइजेस्ट कर दे, मतलब उसको खा पका के बराबर कर दे, तो ये अच्छा होगा या बुरा होगा? अरे अच्छा होगा ना भाई। तो उससे हम लोग क्या बोले, क्या उससे हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल होगा या नहीं होगा? ये हमारे इन्वायरमेंटल साइंस है या नहीं है? तो ये हमारा इन्वायरमेंटल साइंस है। लेकिन जो हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बायो रेमेडिएशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बायो रेमेडिएशन। और उसके बाद कुछ अदर फील्ड है जिनमें हम लोग बात करेंगे, और चौथे नंबर पे जो है वो हमारा क्या, दैट इज कुछ अदर फील्ड्स हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे। तो लिखना जल्दी यहाँ पे, कुछ अदर फील्ड्स हैं। तो तुमको समझ में आ गया कि हम लोग किस सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहला हमारे पास सीक्वेंस क्या होगा, अरे सबसे पहला हमारा सीक्वेंस क्या होगा, एग्रीकल्चर या फिर फूड साइंस। मतलब हम लोग एग्रीकल्चर में हम अपना डेवलपमेंट देखेंगे। अरे क्लियर है भाई? हम लोग डेवलप करेंगे डिजायर प्रोडक्ट। अरे क्लियर है भाई? अरे हम लोग बायोटेक को यूज करेंगे ना, जीन ट्रांसफर टेक्निक को यूज करेंगे ना हम लोग यहाँ पे। हम लोग जीन ट्रांसफर टेक्निक को हम यूज करके हम अपने फूड साइंस को बेहतर बनाएंगे। फूड साइंस मतलब हमारे फूड को बेहतर बनाएंगे। अरे क्लियर भाई? ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाएंगे। अरे है ना भाई?
अरे यार समझना जरा, जैसे कि मान लो कि जो गाजर खाते हैं अपन, तो गाजर में विटामिन ए होता है ना भाई। अरे गाजर में विटामिन ए होता है या नहीं होता भाई? होता है। अगर वही विटामिन ए चावल में मिलने लगे तो कितना अच्छा रहेगा। अब मान लो किसी को गाजर पसंद नहीं है लेकिन चावल पसंद है, तो क्या आराम से वो चावल खा लेगा क्या? अब वही गाजर वाला सारा न्यूट्रिएंट किसके अंदर मिल गया भैया? चावल के अंदर। तो ये अच्छा है या बुरा है? अरे अच्छा है ना भाई। तो हम अपने फूड के क्वालिटी को बढ़ाए हैं या नहीं बढ़ाए? अरे हम अपने फूड के अंदर जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है उसके क्वालिटी को बढ़ा दिया ना भाई। पहले सिर्फ गाजर के अंदर क्या मिल रहा था? विटामिन ए मिल रहा था, कैरोटीन मिल रहा था। अब हमारे चावल के अंदर भी क्या मिल रहा है? विटामिन ए, कैरोटीन मिल रहा है। किसकी वजह से? जीन ड्राम, मतलब हम लोग कैरेट का मतलब हमारे पास जो गाजर है उसका वो जीन जो कि क्या बनाता होगा? कैरोटीन बनाता होगा। वो जीन उठा के हम किस में डाल दिए होंगे? दैट इज राइस वाले प्लांट में डाल दिए होंगे। अरे धान में डाल दिए होंगे ना रे भाई, राइस प्लांट में डाला। और जैसे ही मैंने राइस प्लांट में डाला, अब वो वही कैरोटीन किसके अंदर बन रहा है? राइस के अंदर। तो जब कैरोटीन उसके अंदर बनेगा तो बताओ हमारे अंदर जाने के बाद विटामिन ए बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? तो बताओ, पता चलेगा हम लोग खाए हैं क्या? चावल, और मिल रहा है क्या मेरे को? विटामिन ए। तो बताओ गाजर खाने की जरूरत होगी क्या? अरे नहीं ना। अरे समझ में आया या नहीं आया यहाँ तक बातें? यहाँ तक बातें क्लियर है भाई? अरे यहाँ तक बातें समझ में आई क्या? पक्की बात? तो ये हमारी बातें होंगी। चलो चलो, तुम लोग बहुत सारा बायोटेक सुना होगा, समझना जरा। सबसे पहले हम लोग बात करें, क्या कभी ये सुना भैया ग्रीन बायोटेक? कभी नाम सुना है? अरे ग्रीन कलर किसके लिए यूज करते हैं भाई? हैं? है ना भाई, हम लोग किससे रिलेटेड बात करते हैं? प्लांट के लिए ग्रीन। जो जहां भी वर्ड ग्रीन यूज होगा उसके लिए हम किसके लिए यूज करते हैं भैया? किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? प्लांट के लिए। तो भैया जहां पे ग्रीन बायोटेक का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर। क्या होता है हमारा? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रीन बायोटेक। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? ग्रीन बायोटेक। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? ग्रीन बायोटेक। तो हम लोग ये बोलते हैं एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो हमारा एप्लीकेशन यूज होगा हमारे बायोटेक्नोलॉजी का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अरे बोलो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? ग्रीन बायोटेक। क्या बोलेंगे हम लोग उस वर्ड को? ग्रीन बायोटेक। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है भैया? अरे बोलो भाई, यहां तक समझ में आई नहीं आई? आप बोलेंगे जरा। अरे वापस से बोलेंगे जरा भाई, बोलो बोलो। ये बात समझ में आई? ग्रीन बायोटेक का मतलब एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में जो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को हम यूज करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज अ ग्रीन बायोटेक। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? ग्रीन बायोटेक। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? ग्रीन बायोटेक। ये हमारा पहला वर्ड हो गया। दूसरा वर्ड है हमारे पास रेड बायोटेक। दूसरा वर्ड है हमारे पास रेड बायोटेक। रेड बायोटेक का मतलब? अरे रेड बायोटेक का मतलब है ना, मेडिकल साइंस में यूज करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल साइंस। उसको अरे यार रेड यार याद करो ना भैया, जो एम्बुलेंस वगैरह होता है या फिर जो साइन होता है मेडिकल का, कैसा होता है? रेड कलर का नहीं होता है, प्लस का साइन। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे रेड बायोटेक। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भैया? यहाँ पे रेड बायोटेक। तो यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन इन मेडिकल साइंस, मतलब बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे किसमें? दैट इज द मेडिकल साइंस में। इन मेडिकल साइंस किसमें बात करेंगे हम लोग? इसमें मेडिकल साइंस में बात करेंगे। अरे समझ में आई नहीं आई भाई? अरे आया नहीं आया भैया? तो मेडिकल साइंस में जो हम लोग बात करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज द रेड बायोटेक। जो मेडिकल साइंस में यूज करेंगे हम लोग उसको क्या बोलेंगे भैया? रेड बायोटेक। क्लियर है भाई? अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई? चलो अगला है हमारा व्हाइट या फिर ग्रे बायोटेक। अगला है हमारा व्हाइट या फिर ग्रे बायोटेक। व्हाइट या फिर ग्रे बायोटेक का क्या मतलब होगा? अरे व्हाइट या फिर ग्रे बायोटेक का क्या मतलब होगा? व्हाइट या फिर ग्रे बायोटेक का क्या मतलब होगा भाई? समझना है ना भाई? तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन इंडस्ट्रीज। जो हम इंडस्ट्रीज में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, जो भी क्या होता है भैया? हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, उसमें अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे भैया? व्हाइट या फिर ग्रे बायोटेक। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? व्हाइट या फिर ग्रे बायोटेक। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? व्हाइट या फिर ग्रे बायोटेक। अरे बोलो भैया, क्या बोलेंगे हम लोग उसको? व्हाइट या फिर ग्रे बायोटेक। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? व्हाइट या फिर ग्रे बायोटेक। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? चलो अगला है हमारा ब्लू बायोटेक।
अगला क्या है हमारे पास, ब्लू बायोटेक। तो ब्लू बायोटेक किसके लिए यूज करते होंगे, बताओ जल्दी। ब्लू बायोटेक, अरे ब्लू बायोटेक, अरे पानी पानी के लिए भैया, पानी आज ब्लू है, पानी पानी, नहीं सुना है क्या? तो हम लोग ये बात करें एप्लीकेशन इन मेराइन साइंसेस, मतलब पानी पानी की बात करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन इन मेराइन साइंस, एप्लीकेशन इन मेराइन साइंस। क्लियर है भाई, ये मेराइन साइंस में यूज किया जाता है। अच्छा, बायोटेक 1 का जो भी क्वेश्चन होगा वो सब कर लिया ना? अबे तुम लोग सारा क्वेश्चन कर लिया बायोटेक 1 का? नहीं किया तो कर लेना ना, उसको पूरा अपन कर लेंगे। अरे क्लियर है भाई, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलो चलो यहां तक हो गया क्या? अरे यहां तक हो गया क्या? यहां तक कंप्लीट है। तो सबसे पहला टॉपिक डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर। सबसे पहला टॉपिक डालेंगे अपन एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर। हम लोग एग्रीकल्चर में बायोटेक को कैसे कैसे यूज करेंगे हम लोग वो बात करेंगे आज। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर। चलो, तो हमारे पास एग्रीकल्चर किस किस पे बेस्ड है हम उसकी बात करते हैं। हमारे कितने कितने टाइप के एग्रीकल्चर होते हैं हम उनकी बात करते हैं। हमारा जो सबसे पहला एग्रीकल्चर का जो टाइप है, देखना हमारा जो एग्रीकल्चर होता है वो पूरे 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है भैया? एग्रीकल्चर हमारा कितने तरह का होता है भाई? 3 तरह का होता है। वापस से बोलना भैया, एग्रीकल्चर कितने तरह का होगा हमारे पास? 3 तरह का होगा। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर, उसमें हमारा एग्रीकल्चर कितने तरह का होगा भाई? 3 तरह का। उसमें सबसे पहला जो है वह है हमारा एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। सबसे पहला क्या है हमारे पास? एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ये हो गया पहला। दूसरा है हमारे पास ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, दूसरा है हमारे पास ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। और तीसरा है हमारे पास ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बाद जो हमारा तीसरा है वह है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स बेस्ड एग्रीकल्चर। हाँ, तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर कितने तरह का होगा भैया? अरे सबसे पहले एग्रीकल्चर किसकी तरह कितने तरह का हुआ भाई? 3 तरह का। कौन कौन सा? एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्ड बेस्ड एग्रीकल्चर। तुमको समझ में आ गया होगा कि इसमें से हम किसका एप्लीकेशन देखेंगे। अरे इन तीनों में से हम किसको पढ़ेंगे भाई? अरे बोलो भाई, इन तीनों में से हम किसको पढ़ेंगे? अरे ये हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड को पढ़ेंगे ना भाई। अरे हम लोग उसी को पढ़ेंगे या बाकी दोनों को? अरे समझना, एग्रो केमिकल बेस्ड मतलब अरे खाद पदार्थ डाल के हम लोग एग्रीकल्चर अच्छा बनाते हैं नहीं बनाते हैं? अरे खाद उद डालते हैं कि नहीं डालते हैं? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रो केमिकल बेस्ड। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? एग्रो केमिकल बेस्ड। अच्छा, ऑर्गेनिक पदार्थ डालते हैं क्या? अरे याद करो ना, काऊ डंग को हम लोग यूज करते हैं। काऊ डंग को पहले हम लोग सराते हैं एक जगह पे डाल के, फिर उसके बाद जो वो खादर बन जाता है, काऊ डंग बाद में क्या हो जाता है? खादर बन जाता है। अब वही जो खादर बनता है उसको हम लोग छीट देते हैं खेतों में और उससे हमारा फसल बेहतर होता है। अरे होता नहीं होता? अब बताओ, क्या जो काऊ डंग है वो कोई केमिकल है क्या? नहीं ना, वो हमारा क्या है? दैट इज अ ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या है हमारा वो? ऑर्गेनिक मटेरियल। अरे हमारे बॉडी से रिलीज आउट हुआ है ना भाई। अरे वो एनिमल्स के बॉडी से रिलीज आउट हुआ है ना भाई। तो हमारा वो क्या है? दैट इज अ, अरे वो क्या है भाई हमारे पास? दैट इज अ ऑर्गेनिक मटेरियल है। और ऑर्गेनिक मटेरियल को हम यूज करके खेती कर रहे हैं।
और ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके हम क्या कर रहे हैं भैया, खेती कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। वापस सुनना भैया, एग्रोकेमिकल बेस्ड का मतलब, एग्रोकेमिकल बेस्ड का मतलब भैया जो केमिकल जो खाद उद डाल के जो हम लोग यूज करके हम अपने फसल को बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर। दूसरा हमारे पास ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या मतलब हो गया, ऑर्गेनिक का मतलब जो काऊ डंग वगैरह यूज करते हैं, पहले उसको सराते हैं, उससे हमारा क्या बनता है, खाद, और फिर खाद को हम लोग छिड़क देते हैं पूरे खेतों में। अरे डालते या नहीं डालते भाई, डाल देते हैं। अरे क्लियर भाई, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। और एक हो गया हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके एक नया क्रॉप बनाएंगे, जब जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम एक नया क्रॉप बनाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो बताओ हम इन तीनों में से किसको स्टडी करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर को स्टडी करेंगे। अरे समझ में आया क्या, चलो तो ये बात समझ में आ गई क्या। तो अभी हमारे सिलेबस में क्या होगा भाई, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहला, अच्छा देखना, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है ना भाई। अरे ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है और इसको हम फूड के तौर पे यूज कर रहे हैं। अरे बोलो भाई, ये जो हमारा क्रॉप है वो कैसा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है या नहीं है। अब नहीं बोलेगा भाई, अरे हम इसमें जीन उनका चेंज करके किए हैं ना भाई ये सब, तो ये हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, क्रॉप्स है। और इसको हम लोग किसकी तरह यूज करेंगे भैया, एज फूड। अरे बोलो ना, इसको हम लोग फूड की तरह यूज कर रहे हैं भाई। तो बताओ ये फूड हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है क्या, जीएमएफ। अरे जैसे जीएमओ था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वैसे ही ये हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। क्योंकि जब हम क्रॉप में बायोटेक यूज कर रहे हैं, हमारा जब क्रॉप में हम जीन का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो क्रॉप कहलाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, और उसको हम यूज कर रहे हैं खाने में। अरे उसको हम यूज कर रहे हैं किसमें भैया, खाने में। तो इस फूड को अपन क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। तो इसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। क्लियर है, अरे यहां तक हुआ क्या, लिखेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। अच्छा देना, एक बार एग्जाम में आ गया था स्टेटमेंट कि भैया टेलर मेड प्लांट क्या होता है। क्या पूछा था भैया एग्जाम में, टेलर मेड प्लांट क्या होता है। तो जहां भी वर्ड लिखा हो ना टेलर मेड प्लांट, अच्छा टेलर क्या करता है, अरे मतलब सिलता है, तो क्या करता है वो अलग से एक धागा लगा के और हमारे कपड़े को एक बराबर शेप दे देता है। अरे यही काम करता है ना भाई। अच्छा वो अपना एक धागा अलग से यूज करता है ना भाई, अरे करता है ना। वैसे ही हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम अपना एक अलग से जीन यूज किए कि नहीं किए हैं, अरे बोलो। तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को या फिर प्लांट को हम ये बोल सकते हैं टेलर मेड प्लांट है। अरे बताओ बराबर है क्या। तो कॉपी के छत पे अपन लिखेंगे, अगर कहीं पे लिखा हुआ है टेलर, अगर कहीं पे लिखा हुआ है टेलर मेड प्लांट, तो टेलर मेड प्लांट का क्या मतलब होता है भाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट करते हैं हम लोग, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। जो टेलर मेड प्लांट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। क्या बोलते हैं अपन उसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। क्या बोलते हैं अपन उसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। क्या बोलते हैं अपन उसको भाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। कोई दिक्कत भाई, टेलर मेड प्लांट या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तो हम लोग इन तीनों में से किसको पढ़ने वाले हैं, समझ गया ना भाई। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप को। अब तो हम लोग अब सीधे टॉपिक डाल लें, फॉर जीएम क्रॉप। हम लोग जीएम क्रॉप में पढ़े, जीएम क्रॉप का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम कौन कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना के रखे हैं। अरे क्लियर भाई, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम कौन कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना के रखे हैं। अरे क्लियर है भाई,
अब नहीं बोलेगा भाई। चलो, तो टॉपिक डालना फॉर जीएम क्रॉप, टॉपिक डालेंगे अपन फॉर जीएम क्रॉप, टॉपिक डालेंगे हम लोग फॉर जीएम क्रॉप, फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की हम लोग बात करेंगे। जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है हम उसकी बात करने जा रहे हैं। क्लियर है भाई? अच्छा देखना, सबसे पहले हम लोग बात करें कि सबसे पहले जीएम मॉडिफाइड क्रॉप बनाया क्यों गया होगा। वाई जीएम क्रॉप आर प्रोड्यूस्ड। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि भैया जीएम क्रॉप आखिर क्यों बनाया गया रहा होगा, उसका एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो, तो हमारे पास मतलब अभी हमारे पास जीएम क्रॉप आया, तो जीएम क्रॉप में हमारा सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा जीएम क्रॉप आर प्रोड्यूस्ड। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वाई जीएम क्रॉप आर प्रोड्यूस्ड, क्यों बनाया गया। तो हम लोग उसका आंसर लिखेंगे जीएम क्रॉप आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस। अरे क्लियर है ना? अरे आया नहीं आया भैया? अच्छा, क्या हुआ होगा, क्या करना होगा हमको भैया, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाना रहा होगा उसके अंदर, तब हम किए होंगे। अच्छा मान लो कोई चीज जल्दी पक जाता होगा तो हम उसको चाहते होंगे नहीं वो लेट से पके, इसलिए हम किए होंगे। अरे है ना भाई, जैसे टमाटर की बात करो, आज लाल दिखेगा कल सौर के बराबर हो जाएगा, ऐसा ही होता है ना भैया। अरे टमाटर की बात करो, आज लाल दिखता है और कल सर के बराबर हो जाता है। तो अगर आज लाल दिख रहा है कल सर के मतलब उसका जो राइपनिंग हो रहा है, जो पक रहा है भाई, वो काफी जल्दी जल्दी हो रहा है भाई। अरे हो रहा है ना? अगर उसके राइपनिंग को स्लो डाउन किया जा सके, अगर हम उसको राइपनिंग को, उसके पकने के स्पीड को कम कर दे, तो बताओ वो एक जगह से दूसरी जगह वो ज्यादा ट्रांसफर नहीं हो सकता है क्या? अरे जैसे मान लो कि मधुबन से मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, रास्ते में खराब हो गया, क्या कि पकने का स्पीड बहुत ज्यादा था, और हम उसको किसी भी तरह करके क्या किए, उसके पकने के स्पीड को कम कर दिए, जीन को ट्रांसफर करके। अगर हम लोग पकने की स्पीड को उसके कम कर दिए तो अब बताओ क्या होगा। अब वो आराम आराम से पकेगा धीरे धीरे, क्या हम आराम से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? मतलब मधुबन में अगर ज्यादा हो गया है क्या टमाटर, तो उसको हम पटना ट्रांसफर कर देंगे, पटना में ज्यादा हुआ है तो दिल्ली ट्रांसफर कर दो, जहां पे कमी है वहां ट्रांसफर कर दो। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे पहले की तरह हमारा टमाटर बर्बाद तो नहीं होगा ना भाई, पहले जितना बर्बाद होता था? अरे नहीं होगा ना भैया। तो ये हमारा केस आएगा, समझ में आ रहा है क्या? तो सबसे पहला तो हमारा न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम जीएम क्रॉप बना सकते हैं। दूसरा, पोस्ट हार्वेस्ट से बचाने के लिए बना सकते हैं, है ना भाई। मतलब जितना जैसे ही हम लोग हार्वेस्टिंग किए, जैसे ही हम उसको बाहर निकाले, वैसे ही वो खत्म हो गया भैया, वो पक पुक के बराबर हो गया, कुल मिला के सर सुरा के बराबर हो गया। तो वैसे प्लांट देखो, अब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो अगर टमाटर का कोई करता है तो वो कौन करता है भैया? चाइना वाले, बराबर है क्या? सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट और उत्पादन अगर किसी का है टमाटर का तो किसका है भैया? चाइना वालों का। अब चाइना वालों का क्या होता था ना, टमाटर का उत्पादन बहुत ज्यादा है और टमाटर का टेंडेंसी था कि तुरंत पक जाएगा भैया और सड़ सुर के बराबर हो जाएगा। अब अगर एक्सपोर्ट करेगा तो एक्सपोर्ट कहाँ करेगा भैया? किसी दूसरे देश में करेगा? अरे करेगा ना भाई। तो अब वो क्या करता था ना, दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता था, पता चले कि 200 टन भेजा, पता चला हुआ जाके 60 टन बचा, बाकी सौर सुर के बराबर हो गए। अरे यार, जो कंट्री होगा दूसरा जो रिसीव कर रहा है प्रोडक्ट, वो क्यों खराब सामान लेगा? नहीं लेगा ना। तो इससे कंट्री जो एक्सपोर्ट किया उसको नुकसान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, व्यापार को नुकसान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। बस इसी को देखते हुए इस तरह का प्लांट बनाया गया जिसमें वो जल्दी पके नहीं, साथ ही कम चीज ले, मतलब कम चीज खाएं, उसके बाद भी न्यूट्रिशन हमारे को बराबर मिल जाए। समझ में क्या? तो इसलिए ये सब प्लांट बनाया गया था। तो हमारा इसमें सबसे पहला रीजन हो जाएगा जीएम क्रॉप आर प्रोड्यूस्ड। इसमें हो जाएगा हमारा सबसे पहला, क्यों जीएम क्रॉप बनाया गया, तो उसके लिए हम लोग लिख रहे हैं जीएम क्रॉप आर प्रोड्यूस्ड उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा ए पॉइंट में, जीएम क्रॉप क्यों बनाया गया रहा होगा? क्या इनहेंस करने के लिए, क्या न्यूट्रिशनल क्वालिटी को? अरे न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए हम जीएम क्रॉप बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं भाई? बना सकते हैं ना। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा द जीएम क्रॉप आर प्रोड्यूस टू इनहेंस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट। टू, सबसे पहला रीजन हो गया टू इनहेंस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट, टू इनहेंस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट, टू इनहेंस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट। जीएम क्रॉप क्यों बनाया गया भैया? टू इनहेंस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट, टू इनहेंस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट।
टू इनहेंस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट। क्लियर है भाई, टू इनहेंस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट। ठीक है भाई, चलो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा प्लांट बनाया गया जो कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी से मतलब लिंक्ड था, तो वो है हमारा, एग्जाम्पल में डाल देना गोल्डन राइस। नाम तो जरूर सुना होगा भैया गोल्डन राइस का। बराबर है क्या, ये हमारा कौन था भैया, गोल्डन राइस। अच्छा, गोल्डन राइस जो मूवी में देखा है ना भैया, वो ओरिजिनली एग्जिस्ट करता है ना, इसीलिए मूवी में दिखाया जाता है। ये हमारा गोल्डन राइस है। क्लियर है भाई, क्या ये गोल्डन कलर का होता है, इसलिए इसका नाम गोल्डन राइस है। ये जब चावल बनेगा ना तो हल्का पीलापन पे होता है, ये चावल जब बनेगा तो कैसा आएगा, पीलापन। क्योंकि भैया जो इसके अंदर क्या होता है, जो धान का पेड़ होता है ना, उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया था किसका, गाजर का जीन। कौन सा, जो विटामिन ए बनाता है, मेरा मतलब कैरोटीन बनाने वाला जीन, जो कैरोटीन का जो जीन था ना, वो इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। और उसका टेंडेंसी होता है कि हल्का किस पे कलर पे होता है भैया, हल्का पीले पे। तो ये भी इसका भी कलर क्या कर देगा भैया, चावल बनने के बाद कैसा दिखेगा मेरे को, पीला। तो इसको कैसा बोलेंगे, इसको गोल्डन राइस नहीं बोलेंगे क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज अ गोल्डन राइस। क्लियर भाई, तो भैया गोल्डन राइस अगर तुमसे पूछे कि भैया गोल्डन राइस में क्या ज्यादा होगा, तो क्या विटामिन ए ज्यादा होगा क्या। अरे चावल का अपना प्रॉपर्टी तो होबे करेगा, साथ ही और क्या मिलेगा इसके अंदर, विटामिन ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए, अरे रिच इन विटामिन ए। और किसका जीन ट्रांसफर किए होंगे हम लोग इसमें, कैरोटीन का जीन ट्रांसफर कर दिए होंगे चावल के अंदर। अरे बोलो ना, अरे विटामिन ए किसकी वजह से बनता है, बीटा कैरोटीन की वजह से बनता है ना। अरे वापस सुनो भैया, विटामिन ए किसकी वजह से बनता है हमारे शरीर में, बीटा कैरोटीन। जब हम बीटा कैरोटीन लेते हैं तो उससे हमारा बॉडी उसको ट्रांसफर करके क्या बना देता है, विटामिन ए बना देता है। तो हम लोग अगर बीटा कैरोटीन का जीन अगर हम ट्रांसफर कर दें, तो हम लोग ये बोल दें कि भैया कैरोटीन जीन वॉज ट्रांसफर्ड। उस समय किसको, कौन से जीन को ट्रांसफर किया गया रहा होगा, बोलो, कैरोटीन जीन को ट्रांसफर किया गया रहा होगा। और कैरोटीन जीन को ट्रांसफर करके क्या बनाया गया होगा भैया, गोल्डन राइस। क्या बनाया गया भैया, गोल्डन राइस। अच्छा बताओ, आलू में क्या ज्यादा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। अरे प्रोटीन तो होता ही नहीं भैया, कार्बोहाइड्रेट होता है ना। लेकिन मान लो किसी को आलू खाना पसंद है लेकिन दाल खाना पसंद नहीं है, मीट मछली खाना पसंद नहीं है, लेकिन मीट मछली के जो प्रोटीन का जो जीन है अगर वो आलू के अंदर डाल दिया जाए तो क्या उस आलू के अंदर अब प्रोटीन मिलेगा क्या। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगला एग्जांपल हो जाएगा हमारा प्रोटीन रिच पोटैटो। अरे सही है क्या, अबे आलू के अंदर प्रोटीन मिलना क्या आसान बात होगा क्या, नहीं भैया, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही बनाया गया रहा होगा। क्लियर है भाई, वो किससे बनाया गया रहा होगा भैया, जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही बनाया गया होगा। अरे क्लियर है भैया, तो हमारे पास अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बोलो इसी के अंदर। ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 1 आ गया। तो अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या आ जाएगा भैया, प्रोटीन रिच पोटैटो। क्या आ जाएगा भैया हमारे पास, प्रोटीन रिच पोटैटो। तो यहाँ पे टॉप लिखेंगे, एग्जाम्पल 2 है प्रोटीन रिच पोटैटो। अच्छा, प्रोटीन बनाने वाला देखो पोटैटो, हम लोग क्या करेंगे भैया, प्रोटीन बनाने वाला जो जीन होगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, अरे किसके अंदर, आलू के अंदर। तो अब आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ क्या मिलेगा भैया अपने को, प्रोटीन मिलेगा। तो बताओ ये अच्छा बात या बुरा बात, बताओ, क्या हम न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा नहीं दिए क्या। अरे जो पहले से मिल रहा था वो तो अभी मिल ही रहा है, साथ में अब प्रोटीन भी मिल रहा है। चावल में पहले से कार्बोहाइड्रेट तो मिल ही रहा था, साथ में अब विटामिन ए भी मिल रहा है। तो बताओ क्या अलग से गाजर खाने की जरूरत है क्या, नहीं ना। तो गोल्डन राइस ज्यादा बेहतर है ना भाई खाने में। अरे बोलो रे, तो गोल्डन राइस हम आराम से खा सकते हैं। समझ में आया क्या। अच्छा, ये जितने भी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं ना भाई, यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल बता रहा हूं, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ चुका है। गोल्डन राइस से तो खैर कितना बार क्वेश्चन आया है, गोल्डन राइस से तो अनलिमिटेड क्वेश्चन आए हैं अभी तक। क्लियर है भाई, तो अपन करेंगे इसको एकदम अच्छे से। क्लियर है भाई, ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है, वापस से बोल रहा हूं भाई, ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है भाई, अभी जुलाई अगस्त उसके बाद सितंबर, जुलाई चल रहा है ना, लगभग 15-20 सितंबर तक जो है ना हमको लगभग पूरा जो सिलेबस का है ना, मतलब मैक्सिमम पार्ट अपने को कवर कर देना है, मतलब मैक्सिमम। समझ में आएगा, अरे क्लियर है क्या।
अबे मार्केट में अभी तक आया नहीं है, आ जाएगा धीरे धीरे। बनाया गया है, बनाया गया है, हाँ ये ऐसा हो सकता है। प्रोटीन रिच पोटैटो मिला है। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस तो तुम लोग बहुत सारे मूवी में भी देख चुका होगा कि गोल्डन राइस का जिक्र किया होगा, बराबर है। जैसे दो चार को साउथ का मूवी है, बॉलीवुड का मूवी है, इसमें गोल्डन राइस का जिक्र किया गया है। तो भैया गोल्डन राइस जो है वो रियल में एग्जिस्ट करता है। अरे क्लियर है भाई? अरे आया नहीं आया भाई? चलो अगला देखो। अरे इधर देखो, जैसे मान लो, अबे इधर देखो, जैसे मान लो कि भैया बाढ़ आ गया, तो बाढ़ में क्या होता है, प्लांट मर जाता है कि नहीं मर जाता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा जीन डाल दे जो बाढ़ को टॉलरेट कर ले, तो क्या मजा ना आ जाए क्या? अच्छा देखो, चावल के लिए, धान के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए ना मेरे को। अगर मेरे को धान उगाना है तो उसके लिए क्या चाहिए भैया? पानी चाहिए। अगर कोई हम ऐसा धान उगाए जिसमें पानी की जरूरतें नहीं हो, तो फिर मतलब हम उसको, जैसे सुखार में भी वो चावल एकदम आराम से ग्रो कर जाए, अगर वैसा चावल बनाना हो तो क्या ऐसा ऐसा कोई चुनेंगे क्या जो सुखार में भी एकदम मस्त रहता हो और उसका जीन उठा के हम चावल के अंदर ट्रांसफर कर दे? अरे बोलो, ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है भैया? किया जा सकता है। और आजकल ये चावल हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है। उसको सिर्फ जब रोपा जाता है ना, केवल उसी वक्त पानी चाहिए, उसके बाद उसको दोबारा पानी नहीं चाहिए। जबकि हमारे धान को कितनी बार पानी चाहिए? बहुत बार पानी चाहिए ना। और अब भैया बिहार में भी मिल रहा है वो धान। क्लियर है भाई? वो जो राइस प्लांट है वो अब बिहार में भी मिल रहा है। जब उसको सिर्फ कितनी बार पानी चाहिए? सिर्फ एक बार। उसको सिर्फ एक बार पानी दो, उसके बाद साले को सुखार पड़ जाए, पूरा साल बारिश ना हो, तो ये एकदम मस्त ग्रो करेगा। बराबर है क्या? क्योंकि भैया उसके अंदर जीन ट्रांसफर किया गया है, किसमें रहने के लिए? ड्रॉट कंडीशन में भी रह सकता है, सुखार वाले कंडीशन में भी रह सकता है। अच्छा मान लो कोई प्लांट है, बराबर, और उसमें 1 किलो उसके जड़ में 2-4 किलो नमक डाल दो। अरे पापा सुनो, कोई प्लांट है और उसके जड़ में 2-4 किलो नमक डाल दो। अरे यार इतना बड़ा पेड़ है ना सामने में, है ना भाई, 50 किलो नमक ले आओ और उसको खोद के उसके अगल बगल में डाल दो, देखना पूरा पेड़ खत्म हो जाएगा, पूरा पेड़ सूख साख के बराबर हो जाएगा। क्यों सूख साख के बराबर हो जाएगा भैया? भैया वो उसके लिए रेसिस्टेंट नहीं है। समझना होता क्या है, जैसे कि देखो, जैसे कि ये हमारे प्लांट का रूट है ना भाई, हाँ, तो ये प्लांट का रूट है, तो भैया रूट के सेल में क्या होगा? पानी होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। और हम यहां पे बहुत सारा NaCl डाल दिए। अरे NaCl डाला, और तुमको पता है भाई कि पानी कहां से कहां मूव करता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो देखो, जहां NaCl ज्यादा है वहां पानी कम है। हम NaCl डाले, पानी तो डाले नहीं है भैया, तो जहां NaCl डाला है वहां पानी कम है, और सेल के अंदर पानी ज्यादा है और NaCl, तो पानी कहां से कहां मूव करेगा? अबे सेल से बाहर की तरफ। तो ये जब बाहर निकल गया पानी, तो पेड़ का जो भी पानी था वो तो जमीन में आ गया ना NaCl के साथ। अरे आया नहीं आया? तो बेचारा पेड़ तो हो गया पानी लेस। अब मरेगा कि नहीं मरेगा? वो मरेगा। लेकिन ऐसा कोई जीन हो जब इसको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़े कि बाहर नमक ज्यादा है कि कम है, तो फिर मजा ना आ जाए क्या? अबे फिर वो क्या पेड़ खत्म होएगा क्या? नहीं। कोई कितना भी नमक डाल दे, कितना भी मेराइन वाटर डाल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अबे समुद्र के पानी में किसी पेड़ को जमते देखा है क्या? अबे समुद्र के पानी के अंदर, समुद्र में तुम देखा होगा कि आइलैंड पे देखा है ना, किनारे तक भी नहीं मिलता है। जहां जहां तक उसके पानी का असर रहता है वहां वहां तक कोई प्लांट नहीं होता है भैया। क्या नहीं होता भैया? क्योंकि उसके अंदर नमक काफी ज्यादा है, नमक बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो फिर क्या होता है, वो पेड़ को सुखा फुखा के बराबर कर देता है। अरे क्लियर है भाई? तो अगर कोई हम ऐसा जीन ट्रांसफर कर दे जो एबायोटिक स्ट्रेस से उसको बचा दे, क्या बचा दे भैया? एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब जो लिविंग स्ट्रेसेस नहीं है, जैसे कि फ्लड का आ जाना, जैसे ड्रॉट का पड़ना, जैसे सेलिनिटी हो जाना। सेलिनिटी मतलब नमक का ज्यादा हो जाना। अरे क्लियर भाई? अगर ये सब कंडीशन आए और इससे अगर वो बचा पाए, तो बताओ हमारे लिए बेहतर होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? तो बताओ, क्या इस रीजन के लिए हम लोग नया GM क्रॉप बना सकते हैं क्या? अरे बोलो भाई, बना सकते या नहीं बना सकते भैया? तो GM क्रॉप हम क्यों बनाते हैं? उसका पहला रीजन क्या हो गया? टू इनहेंस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट या फिर क्रॉप। हम क्रॉप के या फिर प्लांट के न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, हम उसको रेसिस्टेंट बनाना चाहते हैं ड्रॉट से, फ्लड से और सेलिनिटी से, मतलब एबायोटिक स्ट्रेसेस से। अरे सही है ना? अरे बोलो। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? बी पॉइंट क्या हो जाएगा? बोलो। अरे बोलो भाई, बी पॉइंट क्या हो जाएगा? बोलो भाई। टू डेवलप
टू डेवलप टॉलरेंस अगेंस्ट किसके खिलाफ टॉलरेंस रहेगा? अरे एबायोटिक स्ट्रेस के खिलाफ, अब नहीं बोलेगा भाई, अगेंस्ट ए बायोटिक स्ट्रेसेस। अच्छा ये सब लाल रंग से लिखना है, मैं ग्रीन कलर से लिख दिया हूं भैया, इसको लिखना लाल रंग से ही है। अंडरलाइन कर देना, अगर नहीं लिखा तो उसको अंडरलाइन कर देना लाल पेन से, बराबर है क्या? टू डेवलप द टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेसेस। एबायोटिक स्ट्रेस है। अच्छा एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन मिल रहा है। अरे बोलो ना, एबायोटिक स्ट्रेस का क्या मतलब है कि भैया प्लांट को कैसा मिल रहा है? अनफेवरेबल कंडीशन मिल रहा है ना भाई। अब नहीं बोलेगा, तो प्लांट को कैसा मिल रहा है भैया? अनफेवरेबल कंडीशन मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? तो प्लांट को कैसा मिल रहा है भैया? अनफेवरेबल कंडीशन मिल रहा है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या क्या हो सकता है देखना। सबसे पहले क्या हम लोग ड्रॉट की बात करते हैं क्या? सबसे ज्यादा तो सुखाड़ पड़ता है हमारे यहाँ। अरे ड्रॉट की बात करो, फ्लड की बात करो, फ्रोस्ट की बात करो, फ्रोस्ट की बात करो, सैलिनिटी की बात करो, है ना। तो ये सब कंडीशन में क्या होता है भैया, हमारे को वैसा प्लांट चाहिए जो इन सब से इसको कोई फर्क ना पड़े। हमारे को कोई ऐसा प्लांट चाहिए जिनको इन सब से कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि भैया एक प्लांट बनाया गया, जैसे कि एक प्लांट बनाया गया सॉल्ट टॉलरेंट ट्रांसजेनिक टोमेटो। क्या बनाया गया भैया? सॉल्ट टॉलरेंट ट्रांसजेनिक टोमेटो। एक टमाटर बनाया गया, देखो ना इधर, एक टमाटर बनाया गया जो कि किससे रेसिस्टेंट था भाई? सैलिनिटी से। मतलब उसमें तुम कितना नमक डाल दो वो खराब नहीं होगा। समझ में आया क्या? उसके पेड़ में कितना भी नमक डाल दो वो पेड़ खराब नहीं होगा। अरे क्लियर है भाई? हाँ तो उसको बात करेंगे आगे। अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई? तो हमारे पास आखिरी पॉइंट क्या था भाई हमारे पास, कि भैया हमारे पास क्या है? एबायोटिक स्ट्रेस से बचाता है। अरे क्लियर भाई? हम जीन ट्रांसफर करके क्या करते हैं हम लोग? एबायोटिक स्ट्रेसेस को कम करवा देते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई? अरे यही काम कर रहे थे ना हम लोग, अरे भूल गए क्या? तो हम लोग यही काम कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा इसके आगे बात करते हैं, समझना। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल बताया था भाई, याद करो। एग्जाम्पल क्या था हमारा? दैट इज अ सॉल्ट टॉलरेंट टोमेटो। अरे यही था ना? हाँ ट्रांसजेनिक टोमेटो था, जीन ट्रांसफर किया तो वैसी ट्रांसजेनिक टोमेटो, बार बार बोलने की जरूरत नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भैया एक टोमेटो बनाए जो कि किसके लिए रेसिस्टेंट था भैया? सैलिनिटी के लिए। मतलब चाहे कितना भी सॉल्ट कंसंट्रेशन को बढ़ा दो, चाहे कितना भी सॉल्ट कंसंट्रेशन को बढ़ा दो भैया, वो क्या नहीं हो रहा था भैया? वो मरेगा नहीं। सॉल्ट कंसंट्रेशन की वजह से वो नहीं मरेगा। क्लियर है भाई? तो ये जो एग्जाम्पल लिखा था ना भाई, उसको अंडरलाइन करो और उसके बारे में लिखेंगे। जो एग्जाम्पल लिखा था उसको अंडरलाइन करो और उसके बारे में लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। इन दिस अ जीन वॉज इंसर्टेड, इन दिस अ जीन वॉज इंसर्टेड, लिखना है इन दिस अ जीन वॉज इंसर्टेड, in this a gene was inserted which highly expressed which highly expressed gene was inserted in this a gene was inserted in this a gene was inserted which highly expressed सोडियम प्रोटोन, सोडियम प्रोटोन है, बराबर क्या? सोडियम प्रोटोन एंटीपोर्ट पंप, सोडियम प्रोटोन एंटीपोर्ट पंप,
सोडियम प्रोटोन एंटीपोर्ट पंप, ANTI, एंटी पोर्ट, एंटीपोर्ट पंप, एंटीपोर्ट पंप in its membrane, in its membrane, in its membrane, in its membrane by which, in its membrane by which, by which it accumulate, by which it accumulate, by which it accumulate all the additional ion, by which it accumulate all the additional ion in its vacuole, जितने भी एडिशनल आयन थे उन सबको किस में ऐड कर लिया, किस में डाल लिया भैया, वैक्यूल के अंदर एक्यूमुलेट कर लिया, इन इट्स वैक्यूल एंड later then release them out, and later then release them out, and later then release them out. क्लियर है? अरे आया समझ में नहीं आया तो हम लोग क्या बोल रहे हैं समझना जरा. जैसे देखना, जैसे कि मान लो सॉल्ट कंसंट्रेशन है तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, एक सोडियम और एक पोटेशियम पंप है हमारे पास, बराबर है क्या, किसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर. किसके अंदर भैया, मेम्ब्रेन के अंदर. अब देखो वैक्यूल के मेम्ब्रेन के अंदर भी होगा और सेल के मेम्ब्रेन के अंदर भी होगा, बराबर है क्या. तो अब क्या होगा, जैसे देखो सबसे पहले हमारे बाहर में सोडियम ज्यादा है तो सोडियम क्या करेगा, अरे सोडियम को क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, बाहर वाले कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा. अरे बोलो ना, बाहर वाले कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा. अब बाहर वाला कंसंट्रेशन बढ़ेगा मतलब बाहर पानी कम हो गया और सेल के अंदर पानी ज्यादा है. अरे समझ में आ रहा है क्या, देखना समझना. जैसे कि मैं बोलूं कि ये भैया एगो प्लांट का सेल है, ये क्या है हमारे पास, ये सेल है, और यहाँ पे मान लो कि Na+ है लेकिन सिर्फ 4 गो है. क्या गो है यहाँ पे, Na+, 4 गो है. और यहाँ पे मान लो 50 गो Na+ है. तो बताओ कहाँ Na+ ज्यादा है, बाहर की तरफ, किसके अंदर, बाहर की तरफ. तो पानी कहाँ जाना चाहेगा, बाहर की तरफ जाना चाहेगा. अरे सही बात है ना. तो पानी जो है वो यहां से बाहर निकलना चाहता है. अरे सही बात है. और यही पानी अगर निकल जाए तो ये सेल मर जाएगा. अरे समझ में आ रहा. और मुझे इसी से इसको बचाना है. तो क्या होता है ना भैया, सेल के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे अमाउंट में H+ होता है, बहुत सारे अमाउंट में क्या होता है भैया, है ना भाई. वो जितनी बार एटीपी का जो प्रोसेस चलता है ना, एटीपी के जो फॉर्मेशन होते हैं ना भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वापस से बोल रहा हूं, जो एटीपी फॉर्मेशन का जो पूरा सिस्टम चलता है दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें खूब H+, मतलब जितना भी स्ट्रोमा है, साइटोप्लाज्म है, खूब H+ खूब भरा पड़ा है हमारे सेल के अंदर. क्या भरा पड़ा है हमारे सेल के अंदर, H+ भरा हुआ है. अरे क्लियर है भाई, अरे क्लियर है ना. तो अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है ना मेम्ब्रेन, यहाँ पे वो पंप यूज हो जाता है. क्या यूज होता है, पंप. अच्छा पंप कैसे चलता है, उसको एनर्जी देना पड़ता है कि अपने आप चलता है, अरे एनर्जी देना पड़ता है. ये एक्टिव प्रोसेस है कि पैसिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस. एक्टिव प्रोसेस उसको बोलते हैं जहां पे एनर्जी को यूज करना पड़े. अरे याद है ना. तो यहाँ पे क्या हुआ, अंदर में H+ ज्यादा है, बाहर में सोडियम ज्यादा है. ये क्या करता है, सोडियम को अंदर लेता है और H+ को बाहर निकालता है. तो H+ को बाहर निकाल देगा और सोडियम को अंदर ले लेगा. तो बताओ, जब सोडियम को अंदर ले लिया तो सॉल्ट कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ा नहीं बढ़ा. अब सेल की ऑस्मोलरिटी डिस्टर्ब होगी नहीं होगी. अरे यार तुम सोचो, कभी हमारे में नमक ज्यादा या कम हो जाता है तो क्या दिक्कत होती है भाई, अरे लूज मोशन होता या नहीं होता भाई, अरे होता नहीं होता भैया. जब भी हमारे में आयन का बैलेंस होता है, हमारे शरीर में जब भी नमक कम या ज्यादा होता है तो क्या होता है, लूज मोशन हो जाता है. क्या होता है भैया, लूज मोशन हो जाता है. क्या होता है भाई, लूज मोशन होता है. तो लूज मोशन क्यों होता है, ताकि वो आयन को मेंटेन कर सके. अरे समझ में आ रहा है क्या, अगर ज्यादा आयन है तो उसको ज्यादा लिक्विड के थ्रू उसको बाहर निकाल सके. तो क्या होता है हमारा, फिर आयन बैलेंस हो जाता है. तो अब देखो यहाँ पे अब सेल में आयन ज्यादा हो गया है, बताओ ये सेल सही से वर्क कर पाएगा क्या, नहीं, ये सही से वर्क नहीं कर पाएगा. लेकिन इसके पास एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम प्यार से वैक्यूल बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग इसको प्यार से, वैक्यूल. अब तुम सोचो, जितना भी एडिशनल, मतलब 4 गो Na+ के अलावा जितना भी एडिशनल Na+ आएगा, उन सबको अगर ये अपने वैक्यूल के अंदर स्टोर कर ले तो क्या मजा आ जाए क्या, बराबर. तो ये यही काम करता है, जितना भी Na+ अपने सेल के अंदर लिया, उन सारे Na+ को कहां स्टोर कर देता है, वैक्यूल के अंदर. और वैक्यूल का प्रॉपर्टी होता है
कि वो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके और सेल के बाहर उसको छोड़ के आता है। अरे यही ना प्रॉपर्टी होता है वैक्यूल का। तो क्या अब वैक्यूल के अंदर स्टोर है तो क्या वैक्यूल उसको सेल के बाहर ले जाकर उसको छोड़ के आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, इस सेल पे कोई फर्क पड़ा क्या बाहर वाले Na+ से? अरे कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? तो यहाँ पे कोई फर्क, अरे समझ में आई बात नहीं आई? तो जब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो बताओ ये टमाटर मरेगा क्या, मतलब खराब होएगा क्या? अरे हम ट्रांसजेनिक टोमेटो बनाए हैं ना, हम ऐसा टमाटर बनाए हैं जिसको नमक में भी डाल दो, मतलब नमक में अगर उसको तुम ग्रो करो, उसके प्लांट को कहाँ ग्रो करो भैया? नमक में। नमक इन द सेंस भैया जहां पे सलाइन वाटर हो, जहां मेराइन वाटर हो, मतलब समुद्री पानी हो, अगर उसमें भी हम ग्रो करें फिर भी वो आराम से ग्रो कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। अच्छा, ऐसा क्यों बनाया गया होगा? ताकि टमाटर जो है, जैसे मान लो जब बाढ़ आता है, बाढ़ जैसे मान लो समुद्र के किनारे है, समुद्र के किनारे तो बाढ़ कभी भी नहीं करता, लेकिन फिर भी जब बाढ़ आता है भाई तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा सैलिनिटी इंक्रीज कर जाती है पानी के, बराबर है क्या? अब उस वक्त जब ऐसा हुआ तब उस केस में क्या होगा भैया? हमारा फसल पूरा खराब हो जाएगा। अरे जहां जहां वाटर लॉगिंग कंडीशन आएगा हर जगह मेरा पूरा फसल खराब हो जाएगा ना भाई। तो अगर हम ऐसा बना के रखे हैं तो बताओ सॉल्ट की वजह से क्या कभी कोई फर्क पड़ेगा क्या? जैसे मान लो पानी में नमक मिला के कोई जानबूझ के हमारे पेड़ पे डाल दिया, बताओ उस टमाटर को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्या वो टमाटर हमारा बराबर एकदम जिंदा रहेगा? कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे क्लियर है क्या? तो इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट, क्या बोलते हैं? टॉलरेंट ट्रांसजेनिक टोमेटो। मतलब जो सॉल्ट के कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर सकता है वैसा हम ट्रांसजेनिक टोमेटो खुद से बनाए हैं, हम अपने से बनाए हैं एक जीन को ट्रांसफर कर के। अरे आया समझ में नहीं आया भाई? अरे ये बात समझ में आई नहीं आई? तो जीन ट्रांसफर करके हम ऐसा बनाए हैं। अरे क्लियर है भाई? यहां तक कोई तकलीफ है क्या? पक्की बात? चलो आ जाओ। यहां तक समझ में आ गई क्या बात? अरे ये समझ में आ गया भाई। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। उसमें सबसे पहला हम लोग क्या पढ़े थे भाई? उसमें सबसे पहला हम लोग क्या पढ़े थे? इट इज टू एनहेंस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट। उसमें हमारा एक एग्जांपल था, दैट इज गोल्डन राइस। क्या था हमारा? गोल्डन राइस। और गोल्डन राइस में क्या किए थे हम लोग? एक कैरोटीन का जीन उसमें ट्रांसफर कर दिए थे, जिसकी वजह से वो रिच हो गया था किसमें? विटामिन ए में। और विटामिन ए अगर हम चावल खाएंगे तो हमको विटामिन ए मिल जाएगा। बताओ कितना अच्छा बात है कि नहीं? उसको हम लोग बोल रहे थे गोल्डन राइस। क्लियर भाई? और वैसे ही हम लोग एक आलू बनाए थे जो कि कैची था, उसमें प्रोटीन था। अरे आलू में मिलता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हम क्या डाल दिए थे उसके अंदर? प्रोटीन। तो क्या हो गया था? प्रोटीन रिच पोटैटो। अरे क्लियर भाई? दूसरा था कि क्या हम चाहते हैं एबायोटिक स्ट्रेस से बचाना। हम क्या चाहते हैं भैया? एबायोटिक स्ट्रेस से बचाना, जैसे फ्लड से बचाना, उसके बाद जैसे कि मेरे को फ्लड से बचाना है, सैलिनिटी से बनाना है, फ्रोस्ट से बताना है, ड्रॉट से कंडीशन मतलब सुखार कंडीशन से बचाना है, मतलब कम पानी दो। उसके बाद जैसे आजकल धान आ गया है भाई, अरे आजकल मार्केट में धान उतर गया ना भाई। हाँ आ गया भाई, सच बता रहा हूँ। अब आजकल आ गया है कि भैया उसको सिर्फ एक बार पानी दो, बात खत्म। जिस समय उसका रोपनी होगा ना, सिर्फ उसी वक्त पानी चाहिए उसको। समझ में आया क्या? उसके बाद उसको पूरे लाइफ में पानी नहीं चाहिए। पानी देगा तब फसल खराब होगा, पानी नहीं देगा तो फसल एकदम जबरदस्त होएगा। बराबर है क्या? मतलब ऐसा अगर हो जाए तो बताओ, कोई बैरन लैंड है, मतलब बैरन लैंड का मतलब जो बंजर जमीन है, क्या उस पर भी हम उसको उगा सकते हैं क्या आराम से? है ना, उस पर भी उसको हम आराम से उगा सकते हैं। मतलब जहाँ पे पानी वानी का कोई लाग नहीं है वो वहां पे भी हम उसको उगा सकते हैं। अरे आया नहीं आया भाई? अरे बोलो। अगर ऐसा हुआ तो बताओ हमारे चावल का प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो हमारे चावल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अरे क्लियर है भाई? अरे आया नहीं आया भाई? चलो तो अगला देखना। अब देखना, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि देखना तीसरा पॉइंट है हमारे पास। पहला पॉइंट क्या हो गया? टू इनहेंस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट। हम क्यों जीएम क्रॉप बनाते हैं उसका रीजन है और साथ में उसका एग्जाम्पल है। बराबर है क्या? अब हम दूसरा हो गया क्या? टू किसके लिए? किसके लिए भाई? हमको एबायोटिक स्ट्रेसेस से उसको रेसिस्टेंट बनाना था, उसके लिए। अच्छा तीसरा क्या हो जाएगा? जब मान लो कि हम आम है हमारे पास, बराबर है क्या? आम मस्त पका, मैंने पकने से पहले हम उसको काट लिए, बराबर है क्या? पकने से पहले उसको काट लिए, लेकिन क्या होता है भाई, 2-4 दिन आम को रखो उसके बाद खराब हो जाता है। अरे बोलो भाई, 2-4 दिन हम आम को रखते हैं उसके बाद खराब हो जाता है या नहीं हो जाता है? लेकिन कोई ऐसा जीन हो जो उसको जल्दी जल्दी ना पकने दे,
अरे यार खराब क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जितना पकना चाहिए उससे ज्यादा पक चुका है। अरे इसीलिए ना खराब हो जाता है। जितना पकना चाहिए उससे वो ज्यादा पक चुका है, इसलिए वो खराब हो जाता है। और हम लोग क्या करें कि कोई ऐसा जीन ट्रांसफर कर दे जो उसको पकने ही ना दे। मतलब नहीं पकने देगा मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ना पकने दे, मतलब अगर 100% पक रहा है तो वो एक दिन में सिर्फ 20% पके। तो बताओ क्या 5 दिन तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बताओ 5 दिन तक अगर एक्सटेंड होगा, अगर 5 दिन तक एक्सटेंड होगा तो हमारे हार्वेस्टिंग के बाद का जो लॉस है वो कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे है ना? क्या हम आराम से 5 दिन के अंदर किसी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? अरे कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, जैसे सोयाबीन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है हमारे भारत में, हम लोग क्या करते हैं उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरे कंट्री में। अरे करते हैं ना भाई। तो भैया हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं भैया? जैसे वीट की खेती होती है, जैसे गेहूं, गेहूं हमारे यहाँ बहुत निकलता है, हम लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं। चावल भी बहुत होता है, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे बासमती राइस बहुत ज्यादा होता है हमारे यहाँ, तो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर मान लो कि वो पेड़ से हटाने के बाद अगर वो पकने वाला होता और वो खराब हो जाता तो हम एक्सपोर्ट कर पाते क्या उसको फिर अच्छे से? नहीं, फिर उसको अपन नहीं कर पाते। अरे क्लियर है भाई? तो हम लोग क्या बोले कि अब मुझे कोई ऐसा प्लांट बनाना है जो हार्वेस्टिंग के बाद लॉस मेरे को कम दे। सही है? अरे मेरे को ऐसा प्लांट बनाना है जो हार्वेस्टिंग के बाद मेरे को लॉस कम दे। अरे कोई दिक्कत है क्या यहां तक? तो हम लोग क्या बात करेंगे? टू रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। क्लियर है भाई? तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? हम जीएम क्रॉप क्यों बनाए हैं? ताकि हमारे पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस से हम पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेज हैं उनको हम कम कर सकें। बराबर है क्या? देखो, तो अगला है हमारा टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। हम चाहते हैं कि भैया जो कटने के बाद जो लॉस है वो हमारा कम हो जाए। अच्छा, इसको बनाया था किसने भैया? चाइना वालों ने। क्योंकि भैया टमाटर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां होता है? चाइना में। और उसका लॉस भी बहुत ज्यादा है। अरे टमाटर नहीं दिखता है क्या? लाया 2 दिन में खत्म हो जाता है, मामला साफ। जिस दिन लाया उस दिन बनाओ, नहीं तो अगले दिन तो करकरा तो जेबी करता है, एकदम लड़र पलड़ नहीं हो जाता है भैया? तो वैसे ही खराब हो रहा है। तो भैया टमाटर बहुत जल्दी खराब हो जाए। अब तुम सोचो अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हरा तो एक्सपोर्ट करोगे नहीं भैया, थोड़ा बहुत लाल हुआ रहेगा वही एक्सपोर्ट करोगे भाई। अब जैसे ही एक्सपोर्ट होता था जाता पता जब तक पहुंचा तब तक खराब। बताओ व्यापारी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे होएगा नहीं होएगा? तो कंट्री लॉस में जाएगा या नहीं जाएगा? तो बस उसी को बचाने के लिए चाइना वालों ने ये बनाया। अरे बराबर है क्या? अरे उसी से बचाने के लिए चाइना वालों ने ये बनाया। और इसका एग्जाम्पल था फ्लेवर सेवर टोमेटो। क्या था भैया? फ्लेवर सेवर टोमेटो, मतलब वो टमाटर का नाम था। क्या था भैया? टमाटर का नाम था फ्लेवर सेवर टोमेटो। ये चाइना वाले का नाम है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। मतलब वो टमाटर जो कटने के बाद भी खराब ना हो, मतलब पकेगा ही नहीं जल्दी। FLAVR, हाँ बिल्कुल सही है। फ्लेवर सेवर टोमेटो हो गया क्या? अच्छा, जो पकने का जो प्रोसेस होता है ना उसको इंग्लिश में बोलते हैं राइपनिंग। सही है क्या? अरे बोलो ना। जो पकने का जो प्रोसेस होता है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया? राइपनिंग। क्या बोलते हैं उसको? राइपनिंग, RIPENING, राइपनिंग। उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको राइपनिंग। मतलब हम लोग ये बोले कि हम करना चाहते हैं इसका डिलेड राइपनिंग। मतलब डिलेड राइपनिंग मतलब वो देर से पके। अरे क्लियर है भाई? अरे क्या करना चाहते हैं हम इसके साथ? हम चाहते हैं कि भैया वो देर से पके। अरे आया नहीं आया भाई? तो इसमें अपन लिखेंगे भाई इट हैव लॉन्ग सेल्फ लाइफ ड्यू टू डिलेड राइपनिंग। अच्छा, तुम एक बात बताओ भैया, कोई भी प्रोसेस प्लांट या एनिमल में बिना एंजाइम की मदद से हो सकता है क्या?
अरे क्या बिना प्रोटीन की मदद से, बिना एंजाइम की मदद से कोई भी प्रोसेस किया जा सकता है क्या? मतलब टमाटर के पकने का जो प्रोसेस होगा वो भी क्या होगा? एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होगा, एंजाइम की वजह से ही होता होगा। और एंजाइम बनता कैसे है भैया? डीएनए से एमआरएनए, और फिर एमआरएनए से प्रोटीन, और वही एक्ट करता है एंजाइम की तरह। अरे यही ना काम होता है। अरे बोलो मियाँ। अच्छा तुमको एक बात बताया था कि भैया एमआरएनए जो है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड ही काम करता है, डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए काम। अरे ये बात बताया नहीं बताया भाई? अरे ये बात पहले ही बता दिया था ना भैया कि भैया डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए काम नहीं करता है। अगर किसी को काम कर सकता है तो वो सिर्फ कौन कर सकता है भैया? सिंगल स्ट्रैंडेड काम करता है। सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए अपना काम करेगा, मतलब उसका रीडिंग होगा और उसके अनुसार फिर ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनेगा। अरे समझ में आया नहीं आया? अरे आई बात नहीं आई भाई? तो जैसे मान लो कि हमारे पास जो ओरिजिनल डीएनए है, देखो जैसे मान लो कि हमारे पास जो ओरिजिनल डीएनए है वो है हमारे पास, ये देखो 3 से 5 डायरेक्शन में, ठीक है भाई। और इसका एक और स्टैंड होगा, ये होगा हमारा थर्ड एंड और ये होगा हमारा फिफ्थ एंड, सही है ना? अरे सही है ना? हम किए कुछ नहीं, बस ये जीन उसमें पहले से मिल रहा था, अब बस इसी जीन को हम पलट दिए। इसी जीन को हम क्या किए? पलट दिए। जब इसी जीन को पलट देंगे तो ये जो एमआरएनए बनाएगा एग्जैक्ट उल्टा एमआरएनए पलटा हुआ जीन बनाएगा इसी के अंदर। अरे इसी के अंदर, अगर इसी के अंदर वैसा ही पलटा हुआ जीन बना रहा है तो बताओ जितना भी एमआरएनए है जो पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या जो हम पलटा हुआ एमआरएनए है क्या वो पकने देगा क्या इसको? मतलब ये 100 को बनाएगा और ये भी 100 को बनाएगा, तो हो सकता है कि 100 के 100 को बर्बाद नहीं कर पाए, लेकिन 90 को तो बर्बाद करिए देगा। अरे 10 को की वजह से ना पकेगा, तो एक दिन में राइपनिंग 10% हुआ ना भाई। अरे नहीं समझ में आया? तो क्या ये लंबे समय तक चलेगा या नहीं चलेगा? ये आराम से लंबे समय तक आराम से सरवाइव कर जाएगा। तो हम लोग कुछ नहीं किए भैया, इसका जो ओरिजिनल जीन था उसी को पलट के हम अपना दूसरा जीन इसमें डाल दिए। क्या किया हम लोग इसमें? इसी का जीन पलट के हम लोग दूसरा जीन इसके अंदर डाल दिए। तो ये हमारा ये पलटा हुआ जीन था और ये हम लोग डाल दिए इस तरह से। अरे क्लियर है? ये हमारा पलटा हुआ जीन था और इसमें हम लोग डाल दिए। क्लियर है भाई? अच्छा उधर हमारा, इधर देखो, इधर देखो, तो हम लोग क्या किए समझना। अब जैसे कि एग्जैक्टली पलटा हुआ जीन मतलब क्या होता है समझना जरा, एग्जैक्ट उसके कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। क्लियर है भाई? जैसे कि मान लो ये हमारा 3 से 5 है, अरे है ना ये एंड, और मान लो यहाँ पे सीक्वेंस है AATAGACCTAT, मान लो ये हमारे पास सीक्वेंस है। तो एग्जैक्टली इसी का उल्टा, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका फिर से थर्ड एंड बनाए, इसका फिफ्थ एंड बनाए, बराबर है क्या? और ये ए है तो टी लगा दिए, टी है तो ए लगा दिए, ए लगा दिए, टी लगा दिए, सी लगा दिए, टी लगा दिए, जी जी ए टी ए, बराबर ये वाला बना दिए, बराबर है क्या? अब इसके अनुसार कुछ एमआरएनए बनेगा, है ना? इसके अनुसार भी कुछ एमआरएनए बनेगा। अरे बनेगा क्या? अच्छा बताओ, क्या इसके एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला था क्या? अरे था या नहीं था? क्या ये एग्जैक्ट ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री थे या नहीं थे भाई? ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री थे ना भाई? तो क्या ये एमआरएनए जाके इसको डिस्टर्ब करेगा या नहीं करेगा? अगर इसके एमआरएनए को डिस्टर्ब कर दिया तो बताओ क्या टाइम पे राइपनिंग होने देगा क्या? नहीं, उसको टाइम पे पकने नहीं देगा, मतलब टाइम से उसको डिले कर दिया जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये अच्छी बात या बुरी बात? अरे अच्छा है कि बुरा है? ये अच्छा है। क्लियर भाई? ताकि हमारा टमाटर जो है वो लंबे समय तक रह सके। अरे क्लियर है भाई? अरे समझ में आई क्या बात है? यहां तक तो नहीं समझ में आई? अच्छा, ये जो आई आरएनए टेक्निक है ना, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस आरएनए टेक्निक, बराबर है क्या? इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? ये हमारे पास पूरी डिटेल में स्टडी करना है इसको अपने को, बराबर है? चलो आ जाओ। यहां तक हो गया क्या? अच्छा, टमाटर के अंदर जो पकाने वाला जो एंजाइम होता है ना, उस एंजाइम का नाम होता है पॉली गैलेक्टोयूरिनेज। क्या नाम होता है भैया? पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। वही एंजाइम होता है जो टमाटर को पकाता है। हम उसी एंजाइम को बर्बाद कर देंगे। अरे हम उसी एंजाइम को बर्बाद कर देंगे ना भाई। तो लिखेंगे इसके अंदर, हाँ तो उसको बनाएगा नहीं। अरे पलटेंगे का मतलब ये नहीं है कि भैया नीचे का जीन ऊपर और ऊपर का जीन नीचे, वैसा नहीं रे भाई। हाँ वो एकदम रहेगा भाई।
खाली सीक्वेंस बनाए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बनाए हैं। अगला चैप्टर हमारा है कौन, बायोमोलिक्यूल, उसमें क्लियर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री ये सब। चलो हो गया क्या? क्या क्या एनिमल हस्बेंड्री? चलो लिखेंगे इसमें। अच्छा है, देखना इसमें एग्जैक्टली समझना। तो इसको ना और भी कुछ कर सकते हैं इसके साथ, जैसे कि मान लो हमारे पास जीन, जैसे देखना, जैसे ये वाला मान लो हमारे पास नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, जो ये कोड करने वाला है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस मतलब वही कोड करेगा, समझ में? एमआरएनए के लिए वही कोड करेगा। नॉन कोडिंग सीक्वेंस का मतलब होता है एमआरएनए के लिए वो कोड करेगा, और कोडिंग सीक्वेंस का मतलब होता है नहीं, वो कोड नहीं करेगा। यहाँ पे उल्टा चलता है। क्लियर भाई? तो जैसे ये वाला जो जीन था हमारा 3 से 5 डायरेक्शन में, मान लो यहां तक, ठीक है भाई, हम लोग क्या किए ना, अब ये वाले जीन को उठाएं और ये वाले जीन को यहां पे ऐसे जोड़ सकते हो, मतलब ये वाला जीन स्टार्ट हो जाएगा 5 से 3 डायरेक्शन में। समझना जरा। अरे हम कुछ नहीं किए, ये वाले जीन को उठा के यहां डाल दिए और पलट के डाले, देखो जरा, पलट के डाल दिया। अरे क्लियर भाई? तो देखो ये थर्ड एंड है, ये थर्ड एंड पॉसिबल है क्या? नहीं। इसका मतलब ये फिक्स है कि भैया ये वाला थर्ड एंड होगा और ये वाला इसको फिफ्थ एंड बनना पड़ेगा। अरे आखिरी में तो मिलना चाहिए ना 5 to 3। अरे मिल गया ना। अब दोनों जीन को हम एक साथ मिला दिए हैं। अरे मिलाया नहीं मिलाया भाई? तो बताओ, ये वाला नॉन कोडिंग है तो ये वाला कोडिंग है, और इसके में ई वाला नॉन कोडिंग हो गया, ई वाला कोडिंग हो गया। तो बताओ इसका एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री ई वाला है कि नहीं है? तो तुम ऐसा कर लो, चाहे नया जीन बना लो कॉम्प्लीमेंट्री वाला, क्या फर्क पड़ता है? अरे दोनों बात बराबर है ना? है, तुम ऐसा कर लो या फिर तुम नया जीन बना लो कॉम्प्लीमेंट्री वाला, दोनों बात बराबर ही है। क्लियर भाई? तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इन दिस the expression of gene, the expression of gene of ripening enzyme, in this the expression of gene of ripening enzyme, in this the expression of gene of ripening enzyme polygalacturonase, POLY, polygalacto, GALACTO, galacto, polygalacturonase, URINASE, urinase, polygalacturonase is inhibited by, अच्छा देखो, अरे इधर देखो, अगर मान लो एक स्टैंड उसका सेंस है और उसी का अगर कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया तो नॉनसेंस हो जाएगा। अरे आया नहीं आया? अगर मान लो, देखो सिंपल बात है, दो स्टैंड जो होता है ना, उसको अगर एक को सेंस बोलते हैं, देखो एंटी सेंस या फिर नॉनसेंस बोलते हैं। अरे बोलते हैं ना भाई, और हम उसी का ना उल्टा, उसी का ना कॉम्प्लीमेंट्री बना लिए हैं, तो बताओ इसको एंटी सेंस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? जो राइपनिंग जीन था उसी का हम एंटी सेंस बना के उसी के अंदर वापस इंसर्ट कर दिए हैं। अरे बोलो रे, यही काम किए हैं क्या हम लोग? चलो तो लिखेंगे। अच्छा इसके चक्कर में क्या, जो सेंस वाला जो हमारा नॉनसेंस, अच्छा थे ना, नॉनसेंस कोड करता है कि सेंस कोड करता है? नॉनसेंस कोड करेगा, सेंस कोड है ना, उल्टा चलता है यहाँ पे। अरे क्लियर है भाई? बात करेंगे अपन। इज इनहिबिटेड बाय, लिख दिया गया, इज इनहिबिटेड बाय नॉनसेंस टेक्निक या एंटी सेंस टेक्निक, इनहिबिटेड बाय एंटी सेंस टेक्निक, ब्रैकेट में लिखना, रहने दो, एंटी सेंस टेक्निक, बाय एंटी सेंस टेक्निक, एंटी सेंस टेक्निक, ANTISENSE, एंटी सेंस टेक्निक, एंटी सेंस टेक्निक, एंटी सेंस टेक्निक हो गया। तो ये हमारा खत्म हो गया क्या, टू डेवलप, टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। क्लियर है क्या? हम जो काटने के बाद का जो लॉस है हम उसको बचा लिया। क्लियर है भाई? अब इस तरह से हम अलग अलग प्लांट में कर लेंगे, जैसे आम खराब हो रहा है तो आम में डाल दो, लीची खराब हो रहा है तो लीची में डाल दो, अभी जो खराब हो रहा है उसमें डाल दो। अरे आया नहीं आया? तो क्या वैसे पेड़ का जो फल निकलेगा वो जल्दी पकेगा क्या? नहीं। क्या वो लंबे समय तक टिकेगा क्या? बिल्कुल। क्या हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कहीं से कहीं?
कोई लॉस नहीं होने वाला है अपने को, एकदम मस्त जीवन जीने वाले हैं। अरे लॉस तो मान के चलेंगे ना कि 100 को ले जाएंगे तो 90 को बचेगा, 10 को खराब हो जाएगा, ये तो मान के चलेंगे कि नहीं चलेंगे। लेकिन 95 को बच गया तो हमारे लिए फायदा ना होगा रे, नहीं होगा। अरे कोई व्यापारी अगर सामान लेके निकलता है तो यही ना मान के चलता है कि हम 10 टन लेके जा रहे हैं तो 9 टन पहुंचेगा, 1 टन खराब हो जाएगा हमारा माल, और 1 टन का दाम उसी 9 टन पे जोड़ देता है। अगर हमारे पास सारे 9 टन बचा तो बाकी मार्केट से सस्ता नहीं बेच पाएंगे अपन। नहीं समझ में, समझ रहे हो ना बिजनेस। चलो अगला, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे देखो, अब जैसे बहुत सारा प्लांट क्या होता है, जैसे कि खेत में क्या होता है ना भाई, जैसे कि मान लो हम कोई प्लांट उगाए हैं, क्लियर भाई। अब खेत में क्या हुआ ना कि वहां पे छोटे छोटे बहुत सारे पौधे उग जाते हैं, क्लियर भाई। अरे वो नेचुरली उगता है भाई, उसको तुम उसको बंद नहीं कर सकते भाई, वो उगेगा ही। और उसको बार बार भी क्लियर करना पॉसिबल नहीं है, उसको बार बार साफ करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमने क्या किया भाई, सिंपल कुछ नहीं किया, हमने सिंपल उसको क्या किया कि एक ऐसा प्लांट बनाया जो हर्बिसाइड, मतलब जो हर्बिसाइड से रेसिस्टेंट हो जाए। किससे रेसिस्टेंट हो जाए? अभी देखना, हमारा जो धान का पेड़ है वो भी तो हमारा छोटा ही पेड़ है ना भाई। अरे हमारे जो धान के पेड़ है वो भी पसंद करती हो यार, चुप रहो। चलो इधर देखो, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे अभी, अरे क्या बात की अभी, तो हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि जब अपन प्लांट उगाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, बहुत सारा छोटा छोटा पौधा उग जाता है और वो पौधा साला हमारे पौधा को खराब कर देता है। अरे करता है ना हमारे पौधे को खराब। अब हम चाहते हैं कि हमारा खेत एकदम नीट एंड क्लीन रहे और हमारा पौधा ज्यादा बेहतर उग सके। अरे हम जो न्यूट्रिएंट डालते हैं वो तो साला वो पौधों ले लेता है ना रे, और हमारा पौधा बेचारा बर्बाद हो जाता है कि नहीं उसके चक्कर में। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भैया हम ऐसा दवा डालें जिससे हमारा वो छोटा छोटा पेड़ जो है वो तो खत्म हो जाए, समझ में, जो छोटा छोटा पेड़ है वो हमारा खत्म हो जाए, लेकिन हमारे पेड़ को कोई नुकसान ना हो, मतलब हमारे पास जो पौधा है उसको कोई नुकसान ना हो। जैसे कि मान लो हम धान का खेती कर रहे हैं, क्लियर है भाई, धान भी हमारा छोटा सा प्लांट है भाई, क्लियर है क्या। अरे धान भी हमारा छोटा, साथ में उसमें घास वास भी उगते रहता है और बहुत सारा अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, क्लियर। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हर्बिसाइड छिड़क देते हैं क्या। अरे हर्बिसाइड मतलब छोटे छोटे पौधों को मारने के लिए जो केमिकल आता है उसको हम लोग बोलते हैं हर्बिसाइड। अरे नॉर्मल मिल जाता है ना भैया फर्टिलाइजर के दुकान में। अरे हर्बिसाइड मिलता नहीं मिलता, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डालते हैं, सूख जाता नहीं सूखता, वो सब हर्बिसाइड है ना भाई। अरे वो सब क्या है भैया, हर्बिसाइड। अब उसको जब अपन डालेंगे तो बताओ हमारा धान का पेड़ खराब होएगा कि नहीं होएगा। अबे धान का जो पौधा होगा, जो प्लांट होगा, वो खराब होएगा या नहीं होएगा, तो वो भी हमारा खराब होगा साथ में। अरे होगा ना, लेकिन हम ये चाहेंगे क्या कि हमारा पेड़ खराब हो जाए उसको छिड़कने की वजह से, नहीं। तो हम ऐसा कर ले क्या कि भैया जो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट बना ले क्या, मतलब ऐसा प्लांट बना ले जिसको हर्बिसाइड से कोई फर्क ना पड़े। जैसे ही हर्ब आएगा हम उस पर केमिकल छिड़क के हर्ब को मार देंगे, लेकिन उस केमिकल की वजह से हमारे प्लांट को फर्क ना पड़े। अरे समझ में आया कि नहीं आया। तो अब हम कैसा प्लांट डेवलप करने वाले हैं जो हर्बिसाइड के लिए रेसिस्टेंट हो जाएगा। जो किसके लिए रेसिस्टेंट हो जाएगा भैया, हर्बिसाइड के लिए रेसिस्टेंट हो जाएगा। अरे क्लियर है भाई, नहीं आई बात समझ में, अरे नहीं आई बात समझ में। ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन जो चल रहा था हमारा, उसमें 3 तरह का एंजाइम बताया था तुमको, कौन कौन सा एंजाइम था भाई, कौन कौन सा एंजाइम था, जरा बताएंगे, जरा जल्दी 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 करेंगे। तुम लोग को बोला था पीछे वाला पढ़ लेना, नहीं। चलो, अरे भाई बताया था ना, अरे बोलो ना, नहीं याद है। एंथ्रानिलेट सिंथेटेज, इंडोल फॉस्फेट, ग्लिसरॉल सिंथेटेज एंड ट्रिप्टोफेन सिंथेटेज, नहीं था, लेकिन अपन तो भूल चुके हैं, है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। तो हमारा यहाँ पे अब चौथा पॉइंट आएगा, हम लोग क्या करना चाहते हैं भैया, एक हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट बनाना चाहते हैं जिसको हर्बिसाइड से कोई फर्क ना पड़े, जिसको हर्बी,
अरे हर्ब से फर्क पड़ेगा, हर्बिसाइड से फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। हर्बिसाइड मतलब जो छोटे छोटे पेड़ पौधे को मारने के लिए जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं, उससे उसको कोई उस प्लांट हमारे प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है भाई? क्या? हाँ, क्यों डायरेक्ट क्यों नहीं पहुंचा सकते, है ना। टू डेवलप हर्बिसाइड रेसिस्टेंट अब हम लोग क्या बनाना चाहते हैं भैया? हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट बनाना चाहते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं भाई? हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट बनाना चाहते हैं। जैसे कि देखना, अगर कोई पूछे कि एनिमल्स में, अगर कोई पूछे कि भैया एनिमल में सबसे पहला ट्रांसजेनिक एनिमल किसको बनाया गया, तो फिर क्या बोलेगा भैया? हैं? ट्रांसजेनिक डोलीशिप। अबे चूहा था। क्या था भैया वो? अरे वो चूहा था। वैसे ही अगर तुमको कोई बोले भैया प्लांट में सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट किसको बनाया गया, प्लांट में सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट किसको बनाया गया, तो है खैनी। खैनी, खैनी, टोबैको। क्लियर है भाई? खैनी को। अरे खैनी का जहां पे पेड़ लगता है ना भाई, वहां पे देखना काफी साफ सफाई रखना पड़ता है। क्या है भाई? क्या कि वहां पे जब हर्ब उगता है ना, उससे खैनी को बहुत फर्क पड़ता है। बराबर है क्या? खैनी खराब हो जाता है, तो वहां पे क्या करना पड़ता है? खैनी को हमको क्लियर रखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? हर्बिसाइडल प्लांट बनाना पड़ेगा। तो वहां पे हम लोग खैनी बनाए। बराबर है क्या? जो हर्बिसाइड को, अच्छा ये मेनली कौन बनाया, कौन डेवलप करेगा भाई? खैनी को बहुत चीज में यूज करते हैं अपन, सिगरेट में भी खैनी यूज होता है, बहुत सारे चीज में खैनी यूज किया जाता है। क्लियर भाई? तो वो लोग बनाया होगा, फायदा सबको हुआ होगा। क्लियर है भाई? तो हम लोग बात करते हैं, तो हमने एक प्लांट बनाया जो कि किसके लिए रेसिस्टेंट था? हर्बिसाइड के लिए। और हर्बिसाइड जो था वो हर्बिसाइड के लिए रेसिस्टेंट था। वो प्लांट कौन था भैया? टोबैको। और कोई पूछे कि सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन था, तो वो था टोबैको। सबसे पहला ट्रांसजेनिक एनिमल कौन था, तो वो था माउस। क्या था भैया? माउस। अरे क्लियर भाई? अरे आया नहीं आया? और याद करो, एगो चमकने वाला बंदर था, हाँ, उसमें हम लोग रेसस मंकी, है ना, क्या जेलीफिश का जीन ट्रांसफर कर दिए थे, चमकने वाला। और उसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 2002। आज 2002, 2002। और उसका जन्म, ईव का जन्म 26 दिसंबर 2002 ही था दोनों। हाँ, याद करो, ये तो कंफ्यूजन था तो हम लोग नहीं क्लियर किए थे। नहीं, ये दोनों एक ही है। क्लियर है क्या? तो यहां तक समझ आई क्या? तो यहाँ पे क्या हो गया? टू डेवलप द हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट। कोई दिक्कत है भाई? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहां तक? चलो, तो हम लोग हर्बिसाइड रेसिस्टेंट ट्रांसजोनिक टोबैको बनाए हैं। इसके एग्जाम्पल में लिखना, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? हर्बिसाइड रेसिस्टेंट, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक टोबैको। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक टोबैको बनाए हम लोग। हम लोग क्या बनाए भाई? हर्बिसाइड रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक टोबैको। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक टोबैको। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक टोबैको। हो गया? अरे हुआ क्या? अच्छा, टोबैको की बात करें, इट इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। तो टोबैको को मार करके लिख देना, इट इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। ये सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट था। ये सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट था। और ये जो भैया ट्रांसजेनिक टोबैको थे ना भाई, ये ट्रांसजेनिक टोबैको था, ये किसके लिए रेसिस्टेंट था? इट इज रेसिस्टेंट टू, अरे हर्बिसाइड भी बहुत तरह का आता है ना रे। अरे हर्बिसाइड का कमी है क्या? अरे बहुत सारे तरह का हर्बिसाइड होता है भैया, बहुत सारे तरह का हर्बिसाइड होता है। तो ये भैया जो हमारा रेसिस्टेंट था, ये था सल्फोनाइल यूरिया एंड द ग्लाइकोफॉस्फेट के लिए। किसके लिए था भैया ये? अरे किसके लिए था भैया? अरे बोलो, सल्फोनाइल यूरिया। ये किसके लिए रेसिस्टेंट, किसके लिए था? सल्फोनाइल
यूरिया एंड ग्लाइको फॉस्फेट के लिए ये था। क्लियर है भाई? किसके लिए रेसिस्टेंट था भैया? सल्फोनाइल यूरिया एंड ग्लाइको फॉस्फेट। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये दोनों केमिकल इसके लिए रेसिस्टेंट था। कौन? अरे ट्रांसजेनिक टोबैको। भैया ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बराबर 2016 में आया हुआ है ये पीएमटी में, 2016 में, अब तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। समझ में आया क्या? केमिकल का नाम याद रखना, कौन सा है भैया? सल्फोनाइल यूरिया एंड द ग्लाइकोफॉस्फेट। ग्लाइकोफॉस्फेट भी रख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग किए क्या थे वो समझो। अच्छा, कोई कोई प्लांट ऐसे नेचुरली होगा जिसको हर्बिसाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा? बोलो ना। कोई कोई प्लांट ऐसा होगा दुनिया में जिसको हर्बिसाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, मतलब तुम उसको कितना भी केमिकल छिड़क लो वो तो ग्रो करबे करेगा। अब बोलेगा ही नहीं भैया सब। अरे बोलो भाई, कुछ ऐसा प्लांट होगा कि नहीं होगा धरती पे? तो समझना जरा। तो हम लोग बात किए कि भैया इसमें क्या किया गया ना, एक एएलएस जीन होता है। क्या होता है भैया? एक एएलएस जीन होता है। उसी जीन को कहां ट्रांसफर कर दिया गया? टोबैको के अंदर। वापस सुनना, एक एएलएस जीन था अरेबिडोप्सिस का। किसका था भैया? अरेबिडोप्सिस का। वापस से, अरेबिडोप्सिस का एक जीन था, दैट इज द एएलएस जीन। उसका पूरा नाम है एसीटोलैक्टेट सिंथेटेज जीन। बराबर है क्या? उसका पूरा नाम क्या है भैया? उसका नाम क्या है? एसीटोलैक्टेज सिंथेटेज जीन। बराबर है क्या? वो एएलएस जीन था। बराबर है क्या? लैक्टेट सिंथेटेज जीन। और उस जीन को ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर भैया? टोबैको के अंदर। अरे क्लियर भैया? और वो जीन किससे, उस जीन को किससे फर्क नहीं पड़ेगा? ये दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर है क्या? ये दोनों तुम कितना भी डाल लो वो प्लांट को मरने नहीं देगा। अबे आया नहीं आया? तो भैया हम लोग यहाँ पे जो हर्बिसाइड यहाँ पे जो हम लोग यूज किए हैं, इसमें क्या किए हैं? इन this ALS gene, in this ALS gene of Arabidopsis was inserted, was transferred, अच्छा यहां पे जो ALS जीन है ना, एएलएस जीन का पूरा नाम क्या है? एसीटोलैक्टेट सिंथेटेज। एसीटोलैक्टेट सिंथेटेज जीन। बोलो क्या? हाँ, अरेबिडोप्सिस, ARABIDOPSIS, अरेबिडोप्सिस। हो गया? अरे यहां तक हो गया क्या? नहीं समझ में आया भाई? अरे ये नहीं समझ में आई ना बातें? बोलबे नहीं करेगा सब। अब देखो, जो भी लफड़ा है ना ये प्लांट के अंदर ही है। जो भी तुमको रटना रटाना होगा ना भैया, ये प्लांट। अभी हम लोग क्या बना रहे हैं? यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर साइंस। अरे वही नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग? अरे यही नहीं यूज कर रहे हैं भाई। और तुमको जितना लफड़ा होगा, जितना तुमको रटना पड़ेगा, केवल इसमें ही रटना पड़ेगा। इसके बाद जब मेडिकल साइंस में आएगा तब तुमको रटना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप याद रह जाएगा। अरे क्लियर है भाई? अरे आई बात नहीं आई? ये थोड़ा सा लंबा है, ये अभी तो 3-4 को पॉइंट हुआ है, अभी तो और बहुत है। अभी तो जितना हुआ है उसका 3-4 गुना ज्यादा है अभी। बराबर है क्या? अभी तक जितना हुआ है उसका 3-4 गुना और ज्यादा है। क्लियर है भाई? तो समझना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक तो हो गया टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। चौथा क्या हो गया? टू डेवलप द हर्बिसाइडल या फिर हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट। हम हर्बिसाइड के लिए रेसिस्टेंट प्लांट बना लिए। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम प्लांट में दवा डालना चाहते हैं। मतलब ऐसा हो ना, जैसे कि देखो, मान लो कि कोई इंसान है जिसको दवा खाने में इंटरेस्ट नहीं है। बराबर है क्या?
जिसको दवा खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा कोई फ्रूट हो जिसके अंदर हमारा दवा हो तो मजा ना आ जाए क्या? अरे नहीं, जैसे सेब हो और सेब खाए तो मेरे को इंसुलिन मिल जाए, कितना बड़ा मजा है। अरे है ना, जैसे पेट झरी धरे और सेब खा लो ठीक हो जाए, है ना, क्योंकि उस सेब के अंदर ही दवा हो। या फिर आलू खा लो वो वाला ठीक हो जाए, तो क्या मतलब आलू के अंदर वो वाला दवा है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे ही हम आलू खाएंगे वो दवा हमारे अंदर जाएगा, अरे क्लियर है, और उस बीमारी को ठीक कर देगा। और ऐसा बहुत सारा दवा बनाया भी गया है, जैसे कॉलेरा वगैरह नाम सुना है क्या डिजीज का नाम, है ना, इन सब डिजीज के लिए वैसा दवा बनाया गया है जिसको तुम खा सकता है। खाने का मतलब ऐसा नहीं कि दवा खा रहा है, क्लियर भाई, वो फ्रूट रूट खाएगा, अलुई तलुई खाएगा, वो ठीक हो जाएगा, बराबर है क्या? अब वो कहाँ मिलेगा अलुई? मेडिकल शॉप पे, बराबर है क्या? अबे वो आसान बात थोड़ी है, मार्केट में थोड़ी मिलेगा, वो मेडिकल शॉप पे मिलेगा अलुई, बराबर है क्या? वो अलुई टमाटर कहाँ मिलेगा भैया? मेडिकल शॉप में जाना है, बोलना है हो पेट झड़ी खत्म करे वाला अलुई देता। समझ में आया क्या? तो हम क्या करना चाहते थे, कुछ ऐसे प्लांट बनाना चाहते थे जिसमें क्या करें हम अपने दवा के जीन को ट्रांसफर। अरे कोई ना कोई दवा कहां से बनता होगा भाई? जैसे मान लो कि हमारे पास बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बनता है ना, उसके लिए रेसिस्टेंट करवाता है, तो वही जीन को ट्रांसफर कर देंगे, बात खत्म। एंटीबायोटिक हो वो चला गया हमारे अंदर, अब उसको मारेगा पकड़ पकड़ के। अरे आया नहीं आया? तो पांचवा लिखेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, पांचवा पॉइंट है हमारा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ biopharmaceuticals compound, for the production of biopharmaceutical compound। अरे किसमें कर रहे हैं भैया? अरे प्लांट के अंदर की अलग से कर रहे हैं भाई, हम प्लांट के अंदर दवा बना रहे हैं। अरे क्लियर है भाई? तो अभी भी हम जीएम क्रॉप ही बना रहे हैं, कोई दिक्कत? अभी भी हम क्या बना रहे हैं भैया? जीएम क्रॉप ही बना रहे हैं, कोई तकलीफ है क्या यहां तक? चलो चलो आ जाओ। कभी हिरुडीन नाम सुना है क्या? हिरुडीन, HIRUDIN, हिरुडीन। अरे यार हिरुडीनिया नाम नहीं सुना था, फिर बोल रहा है नहीं सुना है। चलो तो हम लोग क्या किए समझना जरा, समझना, हमारे में एक एंटीकोएगुलेंट होता है। एंटीकोएगुलेंट का मतलब हमारे खून को ना जमने देने वाला फैक्टर होता है। अभी तुम कभी सोचा कि हमारे शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता है? वही जब शरीर के बाहर डाल दो तो वो खून जम जाता है, समझ में? क्योंकि हमारे शरीर में एक कंपाउंड मिलता है, दैट इज द हिरुडीन। क्या मिलता है हमारे कंपाउंड में? हमारे शरीर में कौन सा जीन मिलता है भैया? हिरुडीन। कौन सा जीन मिलता है भैया? अरे बोलो रे, हिरुडीन। अब वो जो हिरुडीन है ना वो हमारे बॉडी के अंदर है, इसीलिए खून को जमने नहीं दे रहा, और वही बाहर नहीं है इसलिए जम जा रहा है। लेकिन वही जो लैब वाला खून खींचता है और वो जो अपने कंटेनर में डालता है तो वहां जम जाता है क्या? वो नहीं भैया, वो नहीं जमता है। क्या कि उसके अंदर वो क्या मिला देता है? हेरोडीन मिला देता है। अगर हेरोडीन मिला दिया तो उसको जमने नहीं देगा। मतलब खून को जमने के लिए रीजन कौन है भैया? हेरोडीन। अगर हेरोडीन है तो खून नहीं जमेगा, अगर हेरोडीन नहीं है तो खून जमेगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारे अंदर हेरोडीन बनता होगा, तो हमारे अंदर हेरोडीन का जीन भी होगा। अगर हम उसको किसी प्लांट में ट्रांसफर कर दे तो वही हेरोडीन किसी प्लांट में मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यहां पे देखो हम लोग क्या किए, यहां पे हम लोग क्या किए समझना, ए जीन ऑफ हिरुडीन, जो कि क्या होता है? एक एंटीकोएगुलेंट होता है, एंटीकोएगुलेंट होता है। A gene of anticoagulant was inserted in ब्रेसिका। अच्छा, कहीं पे रैपस लिखा मिलेगा, कहीं पे नेपस लिखा मिलेगा, बराबर है क्या? बराबर है क्या? तो हम लोग बात करते हैं ब्रेसिका नेपस। ब्रेसिका नेपस प्लांट में ट्रांसफर कर दिया गया। वापस सुनो, एक हिरुडीन का जीन कहां ट्रांसफर कर दिया गया भैया? ब्रेसिका नेपस प्लांट के अंदर। कहां ट्रांसफर किया गया भैया? ब्रेसिका नेपस प्लांट के अंदर। अच्छा, उस प्लांट के अंदर वो जीन एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए बनाएगा तो उसके बाद इसका मतलब वो वाला हिरुडीन भी बनाएगा, इसका मतलब प्रोटीन भी बनेगा। अरे बनेगा या नहीं बनेगा, है ना भाई? तो हम लोग यहां से क्या करते हैं समझना जरा, ये जो हिरुडीन बना है ना, यहां से हम क्या करते हैं? रेपेस्ड वायल निकालते हैं, समझना,
हम लोग यहां से क्या करते हैं भैया, रेपिस्ड वायल निकालते हैं। समझना जरा रेपिस्ड वायल क्या होता है, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो ब्रेसिका रेपस से हम रेपिस्ड वायल निकाले, इसमें हम लोग करते क्या है वो समझना। इन मतलब यहां पे क्या जाके, यहां पे जाके हमारा जीन एक्सप्रेस किया है ना, अगर हमारा जीन यहां पे एक्सप्रेस किया तो हमारा प्रोटीन इसके अंदर रहेगा। अरे सही है ना, इफ एक्सप्रेस्ड, अगर हमारा जीन यहां पे एक्सप्रेस्ड किया तब उसके अंदर हमारा क्या मिलेगा भैया, इफ एक्सप्रेस्ड दिस जीन एंड फॉर्म्स हिरुडिन, अगर हिरुडिन बनाया है, हिरुडिन बनाया है, वो क्या होता है, विच कलेक्ट इन, वो पूरा का समझना, अगर ये जीन एक्सप्रेस करता है, हेरोडीन वाला जीन अगर ब्रेसिका नेपस में अगर वो एक्सप्रेस करता है तो वो क्या होगा भैया, हिरुडीन बनाएगा, और हिरुडीन जाके कहां कलेक्ट हो जाएगा उसके भैया, सीड में। कहां कलेक्ट होगा उसके, अरे कहां कलेक्ट होगा भाई, उसके सीड में। अब क्या करेंगे, हम उसका सीड लेंगे और उसके सीड को क्रश करेंगे। क्या करेंगे, हम उसके सीड को जब क्रश करेंगे तो उससे तेल निकलेगा। और भाई किसी भी सीड को जब तुम क्रश करोगे तो तेल निकलेगा या नहीं निकलेगा, पीस डालेंगे अपन, निकलेगा ना भैया उसमें से तेल। अच्छा उसी तेल में हमारा हिरुडीन होगा, क्या हम उसको सेपरेट कर लेंगे क्या अलग तेल में से, और सेपरेट करने के बाद क्या आराम से हम किसी को दे सकते हैं क्या, अगर किसी में कमी हुई तो, अरे बोलो, दे सकते नहीं दे सकते। तो बताओ हिरुडीन जो खुद है वो मेडिसिन हुआ ना हमारे लिए, अगर किसी में खून जम जा रहा है तो उसके में डालने का काम आ रहा है। अब नहीं बोलेगा भाई, अरे सही बात या गलत बात। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इस सीड को लेंगे और इस सीड को क्या करेंगे भैया, क्रश करेंगे, ये हो जाएगा क्रस्ड, और क्रस्ड करने के बाद क्या होगा, हमारे को वायल मिलेगा, अबे हमारे को तेल मिलेगा ना, वायल ऑब्टेन्ड, मेरे को तेल मिल जाएगा, और इस तेल में से हम क्या करेंगे, अरे हिरुडीन को सेपरेट कर लेंगे क्या, अब नहीं बोलेगा सब, क्या हम हिरुडीन को सेपरेट कर लेंगे, क्या हमारे को हिरुडीन मिल गया है, क्या अब हम इसको यूज कर सकते हैं, यूज एज ब्लड एंटीकोएगुलेंट, क्या हम इसको यूज कर सकते हैं क्या, बोलवे नहीं करेगा भाई, तुम लोग पता नहीं क्या, हाँ हम इसको किसके लिए यूज कर सकते हैं भैया, एंटीकोएगुलेंट के तौर पे अब यूज कर सकते हैं। हम लोग पहले वापस सुना, एक हिरुडीन था जो कि खून जमने नहीं देता है हमारे पास कंपाउंड, ठीक है भाई, हम उसका जीन निकाले और डाल दिए ब्रेसिका नेपस प्लांट में। फिर क्या किए, जो हिरुडीन अगर एक्सप्रेस हुआ तो उसका जो भी प्रोडक्ट बना वो सब जाके कहां स्टोर हो गया भैया, सीड के अंदर। फिर हम ब्रेसिका रेपस का सीड लिए और उसको क्रश किए, क्रश करने के बाद उसका तेल निकलेगा और उसी तेल में हमारा हिरुडीन होगा। और हम क्या किए, हम हिरुडीन को अलग कर लिए और फिर हम लोग जिसको खून जम जा रहा है बार बार, हम उसको क्या किए, उसके अंदर ट्रांसफर कर दिए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आया नहीं आया, क्या मेडिसिन बनाने के लिए हम प्लांट का यूज किए हैं क्या, अरे देखो ना रे, ब्रेसिका नेपस प्लांट है ना, और हिरुडीन क्या मेडिसिन है ना हमारा, तो बताओ क्या मेडिसिन का यूज किए, क्या मेडिसिन ये प्लांट का यूज किए क्या मेडिसिन बनाने के लिए, तो बताओ क्या ये बायो फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड में यूज नहीं कर रहे हैं हम प्लांट को, तो क्या ये जीएम क्रॉप नहीं है, अरे है या नहीं है, अब नहीं बोलेगा सब, चलो। अच्छा मान लो बचपन में जो बच्चा सबको जो वैक्सीन लगता है हेपेटाइटिस वगैरह का, वो इंजेक्शन ना देके सेव दे दे खाने के लिए तो कितना अच्छा रहेगा, मान लो कुछ भी खाने के, अबे 4-5 साल का बच्चा नहीं खा सकता है क्या, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन नहीं लगता है क्या उस वक्त, पोलियो नहीं पड़ता है क्या उस वक्त, तब फिर वैक्सीन तो तुमको अभी लग रहा है कोरोना वायरस का, 18 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में, लगा नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मार्केट में लग रहा है, तो तुम कैसे बोल दे कि नहीं नहीं लगेगा 5 साल की उम्र में, अच्छा 2 साल की उम्र में, अबे किसी भी उम्र में ले सकते हैं भैया, चलो इधर देखो, हाँ तो भैया हर एक का एक पर्टिकुलर उम्र होता है भाई। अब बच्चा, अब तुम क्या 1 साल के जो एक दिन पहले पैदा हुआ उसको तुम बोलेगी रे बेटा तुम चल से खो, नहीं बोले एकदम, अरे इडेबल वैक्सीन उसी के लिए ना बनाया गया होगा जो खा सकता है। अब इस सवाल कोई पूछने लायक है क्या, बोले इंसान। चलो उसके बाद अगला एग्जांपल क्या हो गया, हमारे पास कुछ इडेबल वैक्सीन बनाया गया है,
कुछ इडेबल वैक्सीन बनाया गया है, जैसे ट्रांसजेनिक बनाना एंड ट्रांसजेनिक टोमेटो बनाया गया है हेपेटाइटिस और कोलेरा के लिए। किसके लिए बनाया गया है? वापस सुनना, हमारे पास क्या है भैया, एक तो है ट्रांसजेनिक बनाना और एक है हमारे पास ट्रांसजेनिक टोमेटो, टमाटर। और ये बनाया गया है किसके लिए? कोलेरा और हेपेटाइटिस के लिए। किसके लिए बनाया गया? फॉर हेपेटाइटिस एंड कोलेरा। कोलेरा किसके लिए बनाया गया भैया? फॉर हेपेटाइटिस एंड कोलेरा। कभी सुगर बीट का नाम सुना है? अरे चकुंदर है ना, एक ट्रांसजेनिक चकुंदर बनाया गया है जो फुट एंड माउथ डिजीज के लिए बनाया गया है। फुट एंड माउथ डिजीज का नाम है। अगला है हमारे पास ट्रांसजेनिक सुगर बीट। किसके लिए बनाया गया भैया? फॉर फुट एंड माउथ डिजीज। अरे क्या हम दवा बना रहे हैं क्या प्लांट से? चलो अगला बनाया गया ट्रांसजेनिक बनाना एंड ट्रांसजेनिक आलू। अरे जिसको पेट झड़ी धो लेता है ना, डायरिया, उसके लिए। बराबर है क्या? अरे दवा है ना, और दवा अगर पेट झड़ी धो लिया है वो आलू ही खा लो, ठीक हो जाएगा। अरे क्लियर है भाई? चलो तो हम लोग अब डायरिया की बात करते हैं। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा भाई, बोलो? अगला हो जाएगा हमारे पास ट्रांसजेनिक बनाना, ट्रांसजेनिक पोटैटो। अरे ऊपर टोमेटो था और नीचे पोटैटो है। फॉर डायरिया, फॉर डायरिया, डबल आर। सुगर बीट फॉर फुट एंड माउथ डिजीज, फॉर फुट एंड माउथ डिजीज, फॉर फुट एंड माउथ डिजीज। हो गया क्या वहां तक? का है वाई दिस कोलावेरिटी? थक जाने के बावजूद हम नहीं छोड़ते। जब तक हम नहीं थकेंगे तब तक नहीं छोड़ देंगे। चलो, अरे यहां तक याद रहेगी बातें क्या? हाँ, एक पर्टिकुलर डिजीज होता है जिसको हम बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज। हाँ बोलो ना। लास्ट में लिखे हैं ट्रांसजेनिक बनाना, ट्रांसजेनिक पोटैटो, अलुई। और ये हम बनाए हैं डायरिया के लिए, डायरिया, पेट झड़ी। लिख देना ब्रैकेट में पेट झड़ी। अबे डायरिया का स्पेलिंग कैसे? DIARRHORE। हाँ तो चलो हो गया क्या यहां तक? क्या नहीं मिला हो? लैक ऑफ यूरिन? भाई बहुत लोग में होता है रे। हाँ तो बिल्कुल, हाँ जगह जगह पे ब्लड क्लॉट हो जाता है शरीर के अंदर। हाँ ठीक हो जाएगा फिर। तो बाहर से नहीं डालेगी तो उसमें बना देगी तुम, हैं? चलो अब उसके बाद हम लोग क्या करना चाहते थे समझना। तू चुपचाप देख लेंगे, जितना है ना उतने टॉपिक पर समझ ले। ब्रेन में ब्लड क्लॉट होगा तब हम वहां बात करेंगे। ब्रेन में ब्लड क्लॉट कब होगा? नहीं कब होगा बताओ जरा थोड़ा मेरे को। पहले ये पता है कि किस कंडीशन में ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो सकता है? हद इंसान हो लेकिन। अरे जब बीपी बहुत ज्यादा हाई होता है तो ब्रेन का नर्व फटेगा
और जब फटेगा तो वहां से हेमोरेज आएगा, तो ब्रेन हेमरेज होने के बाद तो तुम जिंदा रहेगी, एकदम कोमा तोमा में रहेगी। उस वक्त तुमको हम हेरोडिन डालेंगे नहीं। बोले इंसान एकदम, ये कैसा सवाल है? तुम ब्रेन हेमरेज से जूझ रही है ना, और उसके बाद तुमको क्या चाहिए? हेरोडिन का इंजेक्शन देगा तुमको, मर कोमा कोमा वाले पेशेंट को, है कि नहीं? चलो रे, इधर देखो। अब देखो, अब देखना, बहुत सारा जो है ना पेस्ट, पेस्ट का मतलब बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे प्लांट को खराब कर देते। अरे वापस सुनना, बहुत सारा इंसेक्ट ऐसा। अच्छा एक बात बता, नेवला सांप को क्यों नहीं मारता? नेवला सांप को क्यों मार देता है? अरे भैया, नेवला के पास तरीका होता है सांप को मारने का। अरे क्लियर है? कभी सुना कि सांप नेवला को काट लिया मर गया? चले घिउरा नहीं, अगर सांप काट भी ले नेवला को ना तो नहीं मरेगा। क्या दिक्कत क्या है ना, नेवला के अंदर सांप के पास जो वेनम होता है ना, उसके शरीर में नेचुरली एंटी वेनम मिलता है। अब काट लो बेटा। अब नेवला अगर काट भी लिया तो क्या सांप, नेवला को कोई फर्क, मतलब सांप अगर काट भी नेवला को तो घिउरा फर्क पड़ेगा? काट लो, क्या मरेगा वो? नहीं मरेगा। लेकिन सांप वो तो काटिए देता है, कुट्टी कुट्टी काट देता है सांप को। अरे काटता नहीं काटता भाई, काटता है। तो समझना जरा। तो हम लोग क्या बोले कि देखो, अगर हमको कोई मार रहा है, ठीक है भाई, और उसके लिए अगर हम खुद को टॉक्सिक बना ले, मतलब मान लो कि कोई इंसेक्ट है जो किसी पर्टिकुलर प्लांट को खा रहा है, ठीक है भाई, वो है ना, जिन्हें देखता है भैया कॉटन का प्लांट ना खा जाता है। मान लो कि भैया एगो इंसेक्ट है, जैसे मान लो एगो बॉल वॉर्म होता है। इंसेक्ट क्या होता है भैया? बॉल वॉर्म। और वो क्या करता है ना, कॉटन के प्लांट को खाते रहता है, मतलब कुल मिला के पूरा कॉटन बर्बाद कर देता है। जितना भी कपास का खेती होता है वो पूरा बर्बाद कर देता है। समझना, अगर ऐसा कर रहा है तो फिर इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर हम किसी भी प्रकार उसको जहरीला बना दे, किसके लिए? इंसेक्ट के लिए, तो इंसेक्ट बेचारा जाएगा उसको बर्बाद करने, उसके चक्कर में उसको खाएगा। अरे खाएगा कि नहीं खाएगा? और जैसे ही खाएगा बेचारा वो मरेगा। अरे बोलो रे, मरेगा या नहीं मरेगा? मरेगा। अच्छा, नेवला काहे नहीं मरा था? क्योंकि उसके पहले से एंटी वेनम प्रेजेंट था। अब हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे? सांपवा काटेगा तो अबे मर जाएंगे। काहे मर जाएंगे बे? हैं? क्योंकि हमारे में एंटी स्नेक वेनम नहीं है। हमारे में भैया नहीं है वो एंटी वेनम। अगर नहीं है तो काटेगा तो हम स्वाहा हो जाएंगे, है कि नहीं? वो हमारा हो जाएगा इति श्री रेवा खिंडे, है कि नहीं रे? वो हो जाएगा ओम नमः शिवाय। क्लियर है भाई? तो वो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वो नहीं। तो अभी देखना, अगर हम हो जाएंगे, इसीलिए ना हमको काट के बेचारा खुश हो जाता है ना। काइनिन नेवला को काट के खुश हो जाता है। समझ में आया क्या? नेवला को काटो तो साला खुद मरेगा। वैसे अगर इंसेक्ट अगर किसको काटे, मतलब खाए, अगर प्लांट को खाए, अगर खुद मर जाए तो बताओ प्लांट को कभी खाने का जरूरत करेगा वो? अरे बोलो रे, क्या वो कभी प्लांट को खाने का जरूरत करेगा किसी कीमत पे? है ना, वो कभी नहीं करेगा। डरे उसका हालत खराब रहेगा कि बेटा हम इसको जैसे ही खाएंगे हम मर मुरा जाएंगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं वापस से, मतलब अब हम ऐसा प्लांट बनाना चाहते हैं जो पेस्ट रेसिस्टेंट हो। पेस्ट का मतलब होता है इंसेक्ट से रिलेटेड, जो भी हमारे माइक्रोब्स है या फिर इंसेक्ट है उनसे हम रेसिस्टेंट करने वाले हैं अपने प्लांट को। मतलब अगर कोई इंसेक्ट हमारे प्लांट को खाता है तो हमारा प्लांट नहीं, वो इंसेक्ट मरेगा। समझ में आया क्या? मतलब हम उस प्लांट को जहरीला बना देंगे। किसके लिए? इंसेक्ट के लिए। अबे समझ में आया कि सब उड़ गया? पक्की बात है ना भाई? अरे यही केस ना आया था अभी कुछ दिन पहले, कहां पे? आसाम में था ना भाई? नहीं था आसाम में? अरे जब पूरा, बताएंगे हम एक बार फिर से न्यूज़ को देख के, उसके बाद हम बताएंगे। जब पूरा कॉटन का खेती जल गया था, उसकी वजह से बहुत लोग मरा था। क्लियर है? हम लोग बात करेंगे एक बार फिर से। मतलब हवा की वजह से जब बहा था ना हवा, तो बहुत सारे लोग मर गए थे उसके कारण। कैसे कैसे मरा था हम सारा डिटेल बता देंगे तुमको अगले क्लास में। क्लियर भाई? अभी फिलहाल बात करते हैं। तो हम लोग क्या बनाना चाहते हैं अब? पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाना चाहते हैं। कैसे बनाना चाहते हैं भैया? पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, जिसको इंसेक्ट से कोई फर्क ना पड़े। बराबर है क्या? तो अब हम अगला छठा पॉइंट पे क्या बनाना चाहते हैं बोलो? अगला हम छठा पॉइंट पे क्या बनाना चाहते हैं? टू डेवलप पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट।
हम पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाना चाहते हैं। क्लियर है भाई? अब देखो पेस्ट कौन कौन हमारे प्लांट को बर्बाद करता है। एक तो बहुत ज्यादा इंसेक्ट बर्बाद करता है। कौन बर्बाद करता है हमारा? अरे बहुत ज्यादा कौन बर्बाद करता है हमारा? इंसेक्ट्स। तो हम लोग पेस्ट में कौन कौन किस किस से रेसिस्टेंट बनाएंगे वो देखो। पहला तो हम लोग रेसिस्टेंट बनाएंगे इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट, जो इंसेक्ट से रेसिस्टेंट हो। और दूसरा हम लोग बनाने वाले हैं नेमेंटोड रेसिस्टेंट प्लांट। नेमेंटोडा समझते हो ना भाई? नेमेंटोड रेसिस्टेंट। नेमेंटोडा नहीं समझता है तो क्या? भाई हद है। चलो आ जाओ। तो ये बात समझ में आ गया क्या? तो एक हो गया भैया इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट और एक हो गया हमारा नेमेंटोड रेसिस्टेंट प्लांट। बराबर है क्या? नेमेंटोड रेसिस्टेंट प्लांट। देखना, अगर बायोटेक से क्वेश्चन आया तो इस टॉपिक से सवाल ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बायोटेक से सवाल ना आए। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। दो तीन को सवाल तो इस चैप्टर से एकदम फिक्स है, चाहे जो कर लो। भैया इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए ये पॉसिबल नहीं है। ये दोनों में से किसी ना किसी टॉपिक से। अरे ये टॉपिक है हमारा। अब इंसेक्ट रेसिस्टेंट फिर पढ़ेंगे हम लोग पूरा, फिर नेमेटोड रेसिस्टेंट पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद ये खत्म होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या? अबे ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं। अब बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है, 5 नंबर वाले में आएगा। बराबर है क्या? ये आएगा तो 5 नंबर वाले में आएगा। समझना जरा। तो हम लोग यहां पे बात करें कि भैया तुम मार्क कर लेना कि तुम्हारे एग्जाम में तो फिक्स आएगा। नीट यूजी 2022 मार्क कर लेना, तुम्हारे एग्जाम में फिक्स आने वाला यहां से क्वेश्चन, चाहे जो हो जाए यहां से क्वेश्चन आएगा। क्लियर है भाई? याद रख लेना, क्योंकि आखिरी बात 2015 में आया था और यकीन करो जब क्वेश्चन आया था ना भाई, बहुतों का गलत हुआ था। वो देगा, एकदम फिक्स देगा भाई तुम्हारे में। इस बार क्यों नहीं आएगा वो भी समझ लो मेरे से। इस बार जो है ना भाई, बच्चा सब चलो, तो हमारे पास दो तरह का प्लांट हो गया। एक तो हो गया हमारा इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट और एक हमारा नेमेंटोड रेसिस्टेंट प्लांट। इन दोनों में से किसी एक टॉपिक से हमारा नीट में क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में, चाहे एक ही सवाल आए पर आएगा जरूर। क्लियर है भाई? चाहे जो हो जाए यहां से क्वेश्चन स्ट्राइक होगा। मैक्सिमम टाइम हुआ है, इस बार भी होगा। अगर इस टॉपिक से सवाल आया तो यहां से सवाल जरूर आएगा। एकदम फिक्स मान लो, एकदम पूरा गांठ बांध लो कि भैया यहां से सवाल तो आएगा ही। फिक्स है? क्लियर है भाई? तो अब हम लोग पहला टॉपिक डालेंगे, दैट इज द इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट। तो हम लोग यहां पे पहला टॉपिक डालेंगे, दैट इज द इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट। इसमें हम लोग पहला टॉपिक डालेंगे चलो, तो ये बात समझ में आ गई क्या? चलो, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे बीटी प्लांट्स को ग्रो किए हम लोग। तो यहां पे लिखना फॉर दिस, डाल दिया क्या टॉपिक? इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट टॉपिक डाला। यहां पे मार्क करके लिखेंगे फॉर दिस बीटी प्लांट या फिर क्रॉप्स, बीटी प्लांट या फिर क्रॉप्स हैव बीन डेवलप्ड।
हम लोग यहाँ पे क्या किए, बीटी प्लांट या फिर क्रॉप को डेवलप किए। अच्छा, बीटी प्लांट का मतलब, अरे बीटी का मतलब है बैसिलस थ्यूरिनजेनेंसिस, बैसिलस थ्यूरिनजेनेंसिस। अरे बोलो रे, बीटी का मतलब क्या है यहाँ पे, बैसिलस थ्यूरिनजेनेंसिस। क्लियर है? चलो बीटी प्लांट को मार्क करो और वहां पे लिखो। क्यों लिखे यहाँ पे बीटी? देखो, जो यहाँ पे हम लोग जीन निकाले हैं ना, जीन, जो हम जीन निकाले हैं वो कहां से निकाले हैं, बैसिलस थ्यूरिनजेनेंसिस से निकाले हैं। इसीलिए इस प्लांट को हम क्या नाम दिए हैं, बीटी प्लांट। क्लियर है भाई? अरे बोलो रे, यहां पे जो हम जीन ट्रांसफर किए हैं इंसेक्ट के लिए रेसिस्टेंट होने के लिए, वो कौन से इंसेक्ट, कौन से कहां से निकाले भैया, बैसिलस थ्यूरिनजेनेंसिस, है ना भाई, एगो बैक्टीरिया है वहां से हम निकाले थे, और उसी का जीन हम यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, इस प्लांट के अंदर हम इंसर्ट किए। मतलब वो बैक्टीरिया इंसेक्ट के लिए रेसिस्टेंट है। अरे बोलो, आया नहीं आया? अरे कोई तकलीफ है क्या यहां तक? अरे बोलो भाई, पक्की बात? तो यहां पे बीटी प्लांट्स को मार्क करना, लिखना इन देम बीटी जीन, इन देम के बाद कॉमा है, उसके बाद बी हमेशा कैपिटल में होगा, बीटी जीन in them BT gene slash small c small r small y cry gene। क्राई मतलब, हाँ क्राई जीन ऑफ बैसिलस थ्यूरिनजेनेंसिस। बैसिलस का स्पेलिंग BACILLUS, बैसिलस, BACILLUS, बैसिलस, क्राई जीन ऑफ बैसिलस थ्यूरिनजेनेंसिस, THURINGENESIS, थ्यूरिनजेनेंसिस, बैसिलस थ्यूरिनजेनेंसिस, बैसिलस थ्यूरिनजेनेंसिस, GENESIS, बैसिलस थ्यूरिनजेनेंसिस। बैक्टीरिया वॉज इंसर्टेड, बैसिलस थ्यूरिनजेनेंसिस एक बैक्टीरिया था, उसी का जीन मतलब बीटी जीन या फिर क्राई जीन हम इंसर्ट किए किसके अंदर भाई, अरे किसके अंदर इंसर्ट किए हम लोग, प्लांट के अंदर। तो उससे जो हमारा प्लांट बना उसको हम लोग बोले बीटी प्लांट। क्या बोले हम लोग उसको, बीटी प्लांट। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? चलो, वॉज इंसर्टेड डाला हमने। चलो यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, पक्की बात? यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कंफर्म है, 100% श्योर? अरे कोई दिक्कत है तो बोलेंगे भाई। बंद करो।